आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी आ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज बहुत सारी खबरें हमारे पास हैं। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई भी गिनती कहां तक पहुंची 2/3 की लोकसभा और राज्यसभा में, उसकी बात भी हम करेंगे। यूपी की अफवाहों में कितना दम, ये भी बताएंगे। और महाराष्ट्र में अब नया खेल कौन सा शुरू हुआ। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की और अयोध्या में हुई राम मंदिर में चंदे की चोरी की। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच एसआईटी कर रही है। एसआईटी के पास 15 दिन का वक्त है और आज जांच का 5वां दिन है। इस बीच पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस चोरी के मामले में बहुत खुलकर पब्लिक के सामने अपनी बात रखी, और वो भी अयोध्या में रखी। आज वो अयोध्या गए हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दान चोरी की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। योगी ने आज यह भी कहा कि इस मामले में किसी के पास अगर कोई प्रमाण हो तो वो बिना किसी डर के आगे आए और जांच कमेटी को अपने सबूत दें। योगी आदित्यनाथ ने रामद्रोहियों से सतर्क रहने की भी चेतावनी दी और कहा कि अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम भक्तों पर गोली चलाने वालों के बहकावे में मत आए। वो पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ करीब 1.5 घंटे के बाद राम मंदिर भी जाएंगे। लेकिन एक और बड़ी बात, आज चंपत राय उनके साथ नजर नहीं आएंगे। योगी आदित्यनाथ के दौरे से चंपत राय को दूर रखा गया है। आपको बता दें कि चढ़ावा चोरी के मामले में चंपत राय से भी एसआईटी 2 बार पूछताछ कर चुकी है। इसके लिए अयोध्या के डीएम ने बाकायदा एक नोटिस जारी किया। इससे पहले जब भी योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाते थे तो उनके दर्शन का पूरा इंतजाम, मंदिर जाने का पूरा इंतजाम चंपत राय खुद करते थे सबसे पहले। इस बार लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार ये कहा गया कि अपना कोई प्रतिनिधि वो भेज दें ताकि वो सारा बंदोबस्त करवा दें। तो ये भी एक बड़ी बात है कि चंपत राय जी से दूरी बनाई जा रही है। योगी आदित्यनाथ उनके साथ क्यों दिखना नहीं चाह रहे, इसकी बात भी हम लोग करेंगे। और आज जो उन्होंने कहा है, आज का दिन क्यों चुना, अयोध्या जाकर के ये सारी बातें क्यों कहीं, 15 दिन का वक्त क्यों मांग रहे हैं, आप सुनिए योगी आदित्यनाथ को। जगन्यता राम, श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर रही थी कांग्रेस। आज वो मचलती हुई दिखाई दे रही है। और समाजवादी पार्टी, देखो तो इनका दोहरे चरित्र को। कहती राम भक्तों का अपमान हुआ, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं, उपदेश देने चले हैं। बहनों और भाइयों, मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से। अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है। और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें। तो योगी आदित्यनाथ ने आगे भी बोला था, मैं आपको पूरा बयान, समय इतना नहीं तो हम पूरी बात भी आपको सुनवाते, लेकिन मोटी बात उनकी आगे जो भी आपने सुनी, वो कह रहे हैं अफवाहों में ना आइए, एसआईटी बना दी गई है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। वो कह रहे हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये इस पूरे प्रकरण को लेकर के कुछ झूठ फैलाने के प्रयास कर रहे हैं, उन सब में आप ना आए। अगर किसी के पास कोई सबूत हो, कोई प्रमाण हो, तो वो आकर के जांच समिति को दे सकता है। अब मेरा सवाल है कि योगी आदित्यनाथ ने ये आज बोलना उचित क्यों समझा अयोध्या जब वो गए, और ये बात क्या सच नहीं है कि चंपत राय जी से साफ साफ दूरी बना रहे हैं वो, त्रिपाठी जी?
नहीं, एक तो ये बड़ी अप्रिय स्थिति है कि मीडिया में ये चले कि चंपत राय जी से दूरी बनानी पड़ी योगी आदित्यनाथ को, और इसीलिए मैं पहले दिन से एक बात कह रहा था कि न्यास के सचिव के पद से उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए था। आज शायद ये असहज स्थिति नहीं आती, और राज्य के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, तो योगी आदित्यनाथ ये काम तो करते ही, और योगी आदित्यनाथ अपनी छवि को लेकर, इन चीज़ों को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं, तो इसमें कोई हिब्बत था नहीं। आज वो क्यों बोले, बड़ी सीधी सी बात है। 5 दिन हो गए हैं एसआईटी को। इसका मतलब ये है कि एसआईटी का जो कुछ भी, जिसको हम कहें कि आउटकम जो आएगा, परिणाम जो आएगा, जिस तरफ जांच जा रही होगी, जो उसका कुछ तो अनुमान उनको लग चुका होगा। मतलब एक तरह से कहें कि उनको पता है कि अभी जांच किस दिशा में बढ़ रही, क्या होने वाला है। दूसरा, अयोध्या जब वो जा रहे हैं, ये बात वो नहीं करेंगे तो ये तो मतलब इसको कहें कि एकदम सामने लगेगा कि जानबूझकर वो इस पर बोलने से बच रहे हैं, तब तो और असहज स्थिति होगी, और ज्यादा अफवाह का तंत्र बढ़ेगा। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि जो कुछ सामने आया है, अब इसमें मुख्यमंत्री का ये कहना कि हमने अखबारों में सुन लिया या पढ़ लिया, ये तो बड़ा विचित्र है थोड़ा सा। मुख्यमंत्री जी, आप मतलब आपको इसी के लिए जाना जाता है, और आप कह रहे हैं कि हमने अखबारों में पढ़ सुन लिया। राज्य का मुखिया अखबारों में पढ़ सुन के, सी बात है, मुझे जो लगा प्ले डाउन कर रहे हैं। नहीं, प्ले डाउन ही कर रहे हैं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आपको ये कहना चाहिए था ना कि भाई ये खबरें हैं, हमारी जांच ये चल रही है, और उसमें मीडिया के हवाले से इसमें करने की क्या जरूरत है। बाद में फिर आप कहेंगे अरे मीडिया में तो सब यूं ही चल रहा था। उन्होंने जो 2-3 बातें की, सभी एक ही दिशा में है। मीडिया में हमने जो देखा सर, मीडिया में हमने जो देखा, इसके बाद वो कह रहे हैं कि आपके पास कोई प्रमाण हो तो वो दे दीजिए, और फिर अनर्गल बातों में विश्वास ना कीजिए, कि मतलब जो कुछ बताया जा रहा है सब वो हर बात सच नहीं है। सौरभ, यही कह रहे हैं वो। सौरभ, मुख्यमंत्री जी चाहते थे कि चंपत राय जी जो हैं वो आज के प्रोग्राम में वो उनके साथ नहीं रहे। ये बात मीडिया में लीक करने की क्या जरूरत थी? ये महत्वपूर्ण सवाल है ये मेरा। आपको करना था तो कोई और भी बहाना हो सकता था ना, लेकिन कल शाम से ही हमको जानकारी है, और मैं तो समीर जी जैसा जो है वो खुदाई करके निकालने वाला शयन कक्ष तक वाला खबर मेरे पास नहीं होता है। ये पत्रकार हैं, खोजी पत्रकार हैं, इनके पास सब चीज खबर होती है। कल शाम को ये बात मुझे पता थी कि योगी आदित्यनाथ की ऑफिस से ये कहा गया है कि चंपत राय दूरी बना करके रखें। लेकिन सर इसमें गलत क्या है, वो जांच के दायरे में है। हाँ, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, मैं इसमें कहीं गलत नहीं मानता। लेकिन ये बातें जब मीडिया में लीक कराई जाती हैं, उनके ऑफिस से यदि लीक कराई जाती हैं, तो फिर थोड़ा सा गंभीर बात तब लगता है कि जैसे हम कह रहे हैं ना, आग उठती नहीं, शोले भड़कते नहीं, कोई तो है जो अंदर से हवा दे रहा है। क्या बात है, समझ रहे हैं? कोई तो है जो अंदर से हवा दे रहा है, वो दिखता तो है हिफाजत करने वाला, मगर मरने की दवा दे रहा है। क्या बात है, अरे क्या बात। देखिए योगी जी ने इसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, उन्होंने जो बातें की उसका मतलब तो यही है कि भाई हर बात सच नहीं है जो आप सुन रहे हैं। कोई कह रहा है 200 करोड़ हो गया, कोई तो हजारों करोड़ तक पहुंच गया, इतना चोरी हो गया। तो उन्होंने कहा कि संभल के ये सब मतलब अनर्गल बातें हैं, कोई कुछ भी कहेगा इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर यकीन कर लें। इतनी बात तो समझ में आती है, लेकिन उनके बोलने का ये मतलब भी है कि वो समझ रहे हैं कि बात अंदर तक बहुत गहरी पहुंच चुकी है, लोगों के मन में बात बहुत गहरी गई है। सौरभ जी ये बताइए, कोई भी चीज छिपाई जाएगी तो अफवाह फैलेगी ही ना। हाँ बिल्कुल सही है भाई, कोई भी चीज अगर पहले दिन से ट्रांसपेरेंसी के साथ, स्पष्टता के साथ बता दिया जाता कि चलो ये इसने 5 लाख रुपए चुराया था, इसको पीट के लिया, एक भी गिरफ्तारी हुई अब तक? अभी तक तो नहीं सुनाई दी, पूछताछ भर सुनाई दी है, एफआईआर भी नहीं हुई अभी। मैं यही कह रहा हूं ना, पहले दिन हो सकता है सचमुच 2-4 लाख 10 लाख का मसला हो। एसआईटी बिना एफआईआर क्या हो रही है? हाँ, अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई ना, क्योंकि ये तो जब आप स्पेस देंगे, अफवाह कहां से फैलती है? अफवाह तब फैलती है जिसको कहा जाता है जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन वो आपको न मिले, आपको वो सोर्स। एफआईआर ना होने का मतलब तो यह है कि ये एसआईटी चंदा चोरी की नहीं, अफवाहों की जांच कर रही है कि हुआ भी है कि नहीं। मैं लेकिन यही तो कह रहा हूं कि अगर इतना कुछ छप रहा है तो इस पर भी तो बात होनी चाहिए ना। सर कैसे समझे सर इस पूरे मामले? प्रोफेसर साहब ने चौपाई सुनाई, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि सरकार इसको प्ले डाउन कर रही है। वो उन्होंने पूरी बात बता दी कि क्या हो क्या रहा है, अंदर क्या चल रहा है अयोध्या में, कौन विभीषण है, कौन मंथरा है, वो सारी बातों की चर्चा उन्होंने इशारे में कर दी। और ये
कानूनी तौर पे तो ठीक किया कि यदि चंपत राय जी का नाम संदेह के दायरे में है या घेरे में है तो मुख्यमंत्री उनके साथ दिखेंगे तो आज हम ही सवाल करते कि भाई कौन फिर जांच करेगा, एसआईटी कौन करेगा। बिल्कुल ठीक, ये है। लेकिन क्या ये मैसेज चंपत राय जी के लिए नहीं है? मुख्यमंत्री के साथ नहीं दिखना और उसको जानबूझकर या प्रचारित करके ये कहना कि मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में चंपत राय जी नहीं होंगे, ये सीधा संदेश है चंपत राय जी को कि अब आपकी विदाई का वक्त है, आप फैसला कीजिए। तो वो कौन मैं से इसको दिन का देखता हूं। इंतजार कर रहे हैं सर? मुझे नहीं पता, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये सरकार जो है इतना धीमे जांच परख करके गिरफ्तारी पर अभी इंतजार कर रही है, बुलडोजर पर इंतजार कर रही है। नहीं तो आमतौर पर जो मैं जिसका विरोध करता हूँ कि तुरंत बुलडोजर चला देते हैं, तुरंत बिना किसी जांच के गिरफ्तारी कर लेते हैं। ऐसे ये सरकार चले आगे भी तो भी अच्छी बात है कि जांच हो, गिरफ्तारी हो, फिर मामला गड़बड़ हो तो बुलडोजर चले। लेकिन रामद्रोही किसको कह रहे हैं वो मुझे नहीं समझ आएगा। रामद्रोही तो वो होंगे ना जिन्होंने चढ़ावा चोरी की है। चुराया होगा, बिल्कुल वही है, वही है, इसमें कोई नहीं, हालांकि वो सपा और कांग्रेस के वो लिए तो कह रहे सपा थे। और कांग्रेस के वो लिए उनके कह रहे लिए हैं, कह लेकिन रहे थे असली कि रामद्रोही तो वो हैं आज इनको बड़ा जो प्रेम उमड़ चढ़ावा रहा चोरी। है, हाँ, आज इनको बड़ा प्रेम उमड़ रहा है, नहीं, ये तो देखिए, गोलियां चलवा नहीं, रहे वो थे। ठीक है बात, वो पॉलिटिकल। सपा और कांग्रेस तो रामद्रोही है ही, ये तो जिसे कहते हैं ना, इसको तो मान ही ले रहे, जगजाहिर है। आज के संदर्भ में उससे भी मैं सहमत हूं कि जो लोग चंदा चोरी में शामिल हैं वो रामद्रोही, वो भी रामद्रोही हैं। सर अब आप समीर जी, मामला दबाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, क्या है? नहीं, मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से आज जो बयान आया है ये बता रहा है कि पूरे मामले का दूध पानी का पानी होगा, इसमें कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है, योगी आदित्यनाथ चाहते थे इस मामले में चुप रह सकते थे, बयान नहीं देते। आज राम मंदिर नहीं भी चाहते तो कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसा कोई इवेंट नहीं है कि राम मंदिर आज जाना बहुत मजबूरी है, कोई दिन भी ऐसा नहीं है। लेकिन आज वो राम मंदिर गए तो बहुत सोच समझ के गए, वो जाके उन्होंने कई संदेश दिए। वो राम मंदिर गए, चंपत राय उनके साथ नहीं थे, उन्होंने सीधा सा संदेश दे दिया है कि भाई किसी के ऊपर भी अगर छींटे उड़े हैं, कोई भी संदेह के घेरे में है तो वो मेरे आसपास नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूं। उनको संदेश दे दिया और सीधा सीधा उन्होंने जनता को संदेश दिया है कि ठीक है, खबरें चल रही है, आप उसको लेकर कोई अपने मन में धारणा मत बनाइए कि 100 करोड़ 200 करोड़ सोने के मुकुट और चांदी की बलिया गई है, उसको लेके आप मत बनाइए। जांच हो रही है, एसआईटी गठित कर दी गई है, 15 दिन का समय दीजिए, 15 दिन में सारी वास्तविकता सामने आएगी, कितने की चोरी हुई, कौन शामिल है, और जो भी होगा उस पर कार्रवाई होगी। मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया सार्वजनिक बयान देकर, और योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या जाकर बहुत साफ कर दिया है कि भाई कोई बचेगा नहीं। एसआईटी का जो दायरा है, एसआईटी क्या करती है? एसआईटी तो वो करेगी कि जो अधिकृत है उसमें कोई चोरी हुई है क्या। ये तो मामला ही अनाधिकृत का है, ये पता ही नहीं है कि कितना चंदा है, कितना चला हुआ है, क्या चोरी हुई है। असली बात ये है ना, ये मामला तो सीबीआई या सीआईडी या उस तरह की इन्वेस्टिगेटिव पुलिस की जांच होनी चाहिए। हाँ, एसआईटी तो वो करती है कि ये चीज थी, 100 रुपए हमारे पास थे, इसमें से 50 रुपए गायब हो गए, या तो ये पता ही नहीं कि आपके पास 100 रुपए थे, 1000 रुपए एसआईटी में रिटायर्ड लोग कर रहे हैं, ऑफिसर साहब हैं। नहीं, तीन अधिकारी हैं, अधिकारी हैं, अधिकारी है स्टेट गवर्नमेंट के तीनों, एक फाइनेंस सेक्रेटरी रहे हैं तो फाइनेंस मामला से हैं, एक आईजी हैं, 3 अधिकारी हैं उसमें। मेरा सवाल है कि जो भी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। उनके ये जो मैसेजिंग चली गई है कि चंपत राय नहीं होंगे, चंपत राय नहीं रहते, ये बात अंदर की बात हो सकती थी, लेकिन ये मैसेजिंग दे करके कहीं न कहीं वो चंपत राय को कटघरे में जो नहीं होना चाहिए था। ये क्या एसआईटी जो बनी है वो रोज के रोज योगी आदित्यनाथ को अपडेट नहीं कर रही होगी, 5 दिन से वो हर डेवलपमेंट बता रही होगी, और कल रात को भी योगी जी को पूरा अपडेट गया होगा, उनकी जो अभी तक फाइंडिंग आ गई पूरी होगी, और मुझे लगता है उसी आधार पर योगी अगर उसके आधार पर ये बयान जारी हुआ है तो मुझे आधार पर तो मुझे ये लग रहा है कि एसआईटी ने कुछ खास नहीं पाया। इसको अगर उसके अभी तक की जांच के आधार पर ये बयान, योगी जी के सबसे विश्वसनीय अधिकारियों में से एक व्यक्ति एसआईटी को हेड कर रहा है। ठीक है, ये चले इसको समझिए। देखिए, तो अब 15 दिन के बाद ही पता चलेगा क्या हुआ। आज राहुल गांधी का जन्मदिन भी है, उनको हमारी सबकी तरफ से बधाई, उनकी जी उनको शुभकामनाएं। 56वां जन्मदिन है उनका, अब तक 56। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी के जन्मदिन का जश्न मन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी हैं, उनके स्वस्थ और लंबे जीवन की कामना की है। और अपने जन्मदिन से पहले कल राहुल गांधी ने अलग अलग राज्यों के अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्षों के साथ एक मुलाकात की।
ये इंपॉर्टेंट है। आजकल राहुल गांधी इसी ट्रैक पर चल रहे हैं, ओपनली चल रहे हैं, अनअपोलोजेटिक होकर के चल रहे हैं, और उन्होंने वही बातें कही जो वो पिछले कुछ दिनों से कह रहे हैं। क्या कहा उन्होंने कहा कि पहले तो आपको बता दें 9 राज्यों के अल्पसंख्यक विभाग के जिलाध्यक्षों के साथ मीटिंग हुई है। इसमें एमपी, गोवा, मुंबई, दिल्ली, तेलंगाना जैसे राज्य थे। अब इसके बाद वो जुलाई में 10 और राज्यों के अल्पसंख्यक विभाग के लोगों से मिलेंगे, और वहां उन्होंने कहा कि सरकार अत्याचार कर रही है मुसलमानों पर, ईसाइयों पर, दलितों पर, इन सब की लड़ाई आपको लड़नी है। कांग्रेस को मुसलमान की लड़ाई मुसलमान कहकर, सिख की लड़ाई सिख कहकर लड़नी होगी, और यह भी कहा कि जिस दिन कांग्रेस संविधान की बात नहीं करेगी उस दिन वो कांग्रेस नहीं रह जाएगी। और फिर उन्होंने कहा कि आप जानते हैं मैं जो बोलता हूं वो सच होता है। मैंने कोविड को लेकर के जो कहा वो सच हुआ, और आज मैं फिर कह रहा हूं कि अगले 1 साल में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, और यह भी सच होगा। आप लिख के ले लीजिए, प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है, मैं उनकी असलियत जान गया हूं, इसलिए वो मुझसे नजर नहीं मिला पाते। सब रिपीट है, लेकिन रिपीट हो रहा है, यही खबर है। राहुल गांधी बार बार ये मैसेज दे रहे हैं कि मुझे अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं मुसलमान की बात करूंगा तो कोई नाराज हो जाएगा, और ये बात वो अपने लोगों से कह रहे हैं, तुम भी मत डरो, खुल के बोलो। मोदी जी ने शुभकामनाएं दी है राहुल गांधी को। मोदी जी ने शुभकामनाएं दी हैं। वो 2 तस्वीरें थी ना आज की, वो एक तो वो गंगा जी में परशुराम जी की भूमि की तरह तस्वीर, हाथ में फरसा लेकर के जलाभिषेक हो रहा है उनका, भी देखिए। एक नशा तो है जो जब वो चढ़ जाती है ना तो बार बार एक ही रिपीट होते रहता है, और वह भांग का नशा। अरे वो जब चढ़ जाता है ना तो हमेशा, तो राहुल गांधी जी को चढ़ गया है ये, और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री, ये बात चढ़ गई है। हाँ, नहीं, नशा चढ़ गया है। हर समय प्रधानमंत्री को कंप्रोमाइज है। ये कोई भाषा है क्या प्रधानमंत्री के लिए? प्रधानमंत्री को बार बार आप कह रहे हैं खुले भाषा में पढ़े, भाषा से बहुत आगे निकल गई बात। नहीं, रोज रोज आप प्रधानमंत्री, क्या आपके पास सबूत है जो रोज रोज आप प्रधानमंत्री को इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं? बीजेपी वाले जवाब देंगे उस बात का। मैं तो कह रहा हूं ये जो बात वो कहते हैं बार बार, मैंने कहा आपसे कि शराब के नशे में नहीं होता है, सिगरेट के नशे में नहीं होता है, भांग के नशे में हो जाता है कि एक चीज जब लाइन में घुस जाती है ना तो बार बार पता नहीं उन्होंने प्रधानमंत्री की कुंडली दिखवाई है, उसमें कहीं लिख के आ गया है कहीं से कि भाई ये 1 साल के प्रधानमंत्री और है, वरना एक बात वो बार बार कर रहे हैं, अलग बात है। नहीं, वो बार बार ये जो मेरी आपत्ति कंप्रोमाइज। ओके सर, नोटेड। ये जो बार बार कह रहे हैं कि ईसाई को ईसाई कहो, दलित को दलित कहो, और मुसलमान को मुसलमान कहो, क्या मैसेज है? ये तो योगी आदित्यनाथ का जवाब दिया था ना कि बटेंगे तो कटेंगे, बटना नहीं है। जिस तरीके से राहुल गांधी दलितों को लेकर चल रहे हैं, जिस तरीके से पिछड़ों को लेकर चल रहे हैं, और 2024 का जो चुनाव परिणाम आया कि भारतीय जनता पार्टी 240 पे टिक गई, कांग्रेस 99 पे चली गई, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटों पर समेट दिया, तो उनको लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी से अगर हम जाति के आधार पर लड़ाई करेंगे, हम ओबीसी को तोड़ने की कोशिश करेंगे, हम दलितों को तोड़ेंगे, और मुसलमान तो वैसे भी कांग्रेस का सबसे फेवरेट वोट बैंक है ना। राहुल गांधी लगातार मुसलमानों को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मुसलमान सांसदों के माध्यम से वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी का हाल हुआ है, बिहार में तेजस्वी यादव का हाल हुआ है, तो सबको ये संदेश दे रहे हैं भाई हिंदुस्तान के पूरे मुसलमानों को कि राहुल गांधी और कांग्रेस ही है जो आपके मुद्दों की बात करती है, वही है जो वक्फ बिल पर लोकसभा में आपके लिए बोलती है। राहुल गांधी आपकी लड़ाई लड़ते हैं तो आप बटो मत टुकड़ों में, कि बिहार में आप किसी एक के पास चले जाते हो, बंगाल में आप ममता के पास पड़ जाते हो, दिल्ली में आप केजरीवाल को ले लेते हो, और कहीं और बड़ी महाराष्ट्र में आप शरद पवार के पास चले जाते हो, और ओबीसी के पास आप कुछ हिस्से में जा रहे हो। आप मुझे अपना सर्वमान्य नेता मुसलमानों का मानो, पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान राहुल गांधी को सर्वमान्य नेता माने, और मुसलमानों का अगर मुझे 17-18% का एक मुश्त वोट मिलता है तो बाकी तो मैं वोट थोड़ा बटोर लूंगा। अब चुनावों में क्या नतीजे आएंगे इसका तो पता नहीं, लेकिन मुझे ये तो स्ट्रेटेजी के लिहाज से ठीक लगता है। एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप कहां खड़े हैं, तभी आप उसको बता भी पाएंगे। बीजेपी कहती है ना हिंदुओं की पार्टी, मतलब हिंदुओं के लिए है, तो वो कह रहे हैं हम जो हमें वोट करता है हम उसके लिए, इसमें क्या खराबी है? बीजेपी ये नहीं करती है सर, कहे ना कहे, अब मतलब सबको पता है जी। हाँ सर, लेकिन सर मुझे समझ नहीं आ रहा, ये कह रहे हैं वो, और उनकी क्लैरिटी आपने जो बात कही ठीक है, लेकिन इसमें आपत्ति क्या है? मुसलमान को मुसलमान कहने में, और ईसाई को ईसाई कहने में, और दलित को दलित कहने में, और हिंदू को हिंदू कहने में भी कोई आपत्ति नहीं है। तो वो और उनको समझ में आ रहा है कि मुझे कहाँ पर जाना है, किस रास्ते से जाना है। मुझे लगता है वो लड़ाई ये हिंदू मुसलमान वाली नहीं कर रहे, वो इस समय जो मतलब नॉन बीजेपी लीडरशिप है उसमें उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और उसमें वो नंबर 1 स्थापित होना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाले वो अकेले नेता हैं। ये वाली लड़ाई अभी वो लड़ रहे हैं। मुसलमानों की लड़ाई, ईसाइयों की लड़ाई, दलितों की लड़ाई वो बाद में लड़ेंगे।
पहले अभी जो क्षेत्रीय नेता हैं, ममता जी हैं, अरविंद जी हैं, अखिलेश जी हैं, उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, वो चाहे वो मुसलमानों को भी बता रहे हैं, ईसाइयों को भी बता रहे हैं, दलितों को भी बता रहे हैं कि भाई ये लड़ाई बिना डर के मैं लड़ सकता हूं और प्रधानमंत्री जी के खिलाफ मैं खड़ा हो सकता हूं। थोड़ा सा आधे मतलब मीटर का मेरा आपसे वो है जी कि जो आपने कहा कि वो जानबूझकर नहीं कर रहे मुसलमान नहीं जानबूझकर कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनको अभी कहां लेकिन वो मैसेजिंग उनको भी है सर, क्या वो उनके लिए भी है मैसेजिंग? नहीं, उनके लिए समर्थक है, मैं वर्ग कह के रहा हूं लिए कि पूरी अभी फर्स्ट स्टेप में वो उनके लिए मैसेजिंग है। हाँ। उनके लिए तो मैसेजिंग है ही, वो उनकी मैसेजिंग की को मतलब मैं कह रहा हूं उसका पर्पज ये है कि अभी पहले उस लीडरशिप से वो आगे आ जाएं, उनको मैसेज ही ये दे रहे हैं कि भाई ये सब नहीं चला पाएंगे, मैं हूं ना त्रिपाठी जी। तो वो अभी इस पूरी कम्युनिटी के शाहरुख खान है, ये बताना चाहते हैं। क्या बात है। देखिए, सबसे पहले तो राहुल जी को जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और ईश्वर करे कि वो अपने मन का करें और अच्छा करें, देश को बेहतर बनाने में योगदान दें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर। तो एक तो ये मेरी इच्छा, अपेक्षा सबकी तरफ से ही शुभकामनाएं, सबकी तरफ से। समझे नहीं आप, जब ये कहते हैं वो अपने मन का करें तो ये चाहते हैं राजनीति छोड़ दें? नहीं, मन का करें, अच्छा करें, जिसमें खुश रहे आदमी, जिसमें जो करे वो स्वस्थ मन से करे। और एक बात जरूर राहुल गांधी के लिए मैं कहूंगा कि उनके दिमाग में जो जम जाता है, जो फिट हो जाता है, उससे वो टलते नहीं। जैसे उनको किसी ने समझा दिया कि आप जो कहते हैं वही होता है, तो वो कहते हैं हाँ मैं जो कहता हूँ वही होता है। अब पता नहीं उनको ये समझ में नहीं आता कि जब वो कहते हैं कि मैं जो कहता हूँ वही होता है, तो उन्होंने अपनी पार्टी में टूट की कभी कोई भविष्यवाणी की थी क्या? जब वो कहते हैं कोविड में मैंने जो कहा वो होता है, तो उन्होंने 5% की इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की थी रघुराम राजन के साथ बैठकर। 8.3 अभी मैक्सिमम गया है, 7.8 अभी लेटेस्ट भी है। जब वो कहते हैं कि भारत तो किसी मंच पर कहीं रह ही नहीं जाएगा, दुनिया के सारे मंच, और इमैनुअल मैक्रोन क्या बढ़िया बोलते हैं, प्रिय मित्र नरेंद्र। मतलब पता नहीं, राहुल गांधी को खाम ख्याली से एक अपने स्वप्न लोक से बाहर निकलना चाहिए। हमसे तो उम्र में बड़े हैं, क्योंकि 56 वर्ष के, हम तो उनसे छोटे हैं, इसलिए बस दिन रात हम ही लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। आप गजब है सर, आप महान है आप, तो फिर आपको लगने लगेगा ना यार कुछ तो है, ऐसा थोड़ी हर आदमी जुट जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ, इसीलिए तो उसमें एक होता है ना, आपने गाइड फिल्म शायद नहीं देखी होगी, देखिए वो जेल से निकल करके आया था और मंदिर में बैठ गया, हाथ भूखा, सभी ने कहा कि अरे आप तो भगवान है, आप अनशन करिए, आप अनशन कीजिए, 10वां दिन जो है बारिश हो जाएगी, लेकिन उसकी जान चली गई। तो राहुल गांधी की राजनीतिक जो है वो आप लोग भगवान कह करके आप वहां तक खड़ा कर दिए हैं कि वो सबसे ज्यादा उत्तेजना में वही बोलते हैं। ठीक है सर, चलिए, उनकी भाषा में गाली गलौज। और अभी तो ये कह रहे थे, अभी कई उदाहरण त्रिपाठी जी ने दिए कि ये क्यों नहीं दिखता राहुल गांधी को, तो अभी उनको तो झारखंड नहीं दिखा, उनको मध्य प्रदेश नहीं दिख पाया क्या होने वाला। और बात अब करते हैं राज्यसभा के चुनाव की। कल राज्यसभा के इलेक्शन हो गए, एक आध झारखंड से ही चुनाव की खबर आनी थी, वो भी आ गई। और झारखंड में राज्यसभा चुनाव के नतीजों से कांग्रेस पार्टी को झटका लगा और महागठबंधन में दरार खुल करके चौड़ी होकर के दिखाई देने लगी। झारखंड में बीजेपी ने हारी बाजी जीत ली, या यूं कहें ये बाजी हमेशा से ही वो जीती हुई थी। बीजेपी समर्थित परिमल नथवानी, उन्होंने कांग्रेस के प्रणब झा को हरा दिया, चुनाव जीत लिया। चुनाव के बाद कांग्रेस और आरजेडी अब आमने सामने हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आरजेडी जैसे सहयोगियों ने चुनाव में हमें दगा किया, हम पे धोखा दिया, जिसकी वजह से हम चुनाव हारे, नाम लेके कहा जा रहा है। आरजेडी ने भी पलटवार किया। आरजेडी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को संभाल नहीं पाती, कांग्रेस को उन्हीं के विधायकों ने धोखा दिया, हमारे लोगों ने धोखा नहीं दिया। झारखंड में 2 सीटें थीं, 2 सीटों के लिए कैंडिडेट मैदान में थे 3, 2 महागठबंधन की ओर से और एक निर्दलीय जिनका समर्थन किया हुआ था बीजेपी ने। महागठबंधन को 2 सीट जीतने के लिए 56 वोट की जरूरत थी और 56 वोट थे, लेकिन वोटिंग में खेल हो गया। महागठबंधन के 5 विधायकों ने दिल की आवाज सुन ली और वोटिंग कर दी। जेएमएम के उम्मीदवार को जरूरत से ज्यादा 2 वोट दिलाए गए, 3 वोट रद्द हो गए और नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस के प्रणब झा हार गए। थोड़ा सा आपको इसका मैथ्स बताता हूं मैं, क्योंकि ये जो हुआ है ये कांग्रेस पार्टी को बहुत खल रहा है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इनके पास नंबर्स पूरे थे, 28 चाहिए एक सीट के लिए, इनके पास पूरे 56 वोट थे। अब हुआ क्या वो देखिए आप। कांग्रेस पार्टी जेएमएम के 34 विधायक हैं, उन्होंने 28 से पहले अपना उम्मीदवार जितवाया, ठीक, लेकिन उसको 2 वोट फालतू दिलवाए कि कहीं ऊंच नीच ना हो जाए, एक आधा वोट कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो 2 वोट वहां एक्स्ट्रा चले गए, तो हो गए 30। इनके पास बचे 4 वोट। कांग्रेस पार्टी के पास अपने 16 थे, आरजेडी के 4 थे और सीपीआई एमएल के 2 थे।
26 इस लिहाज से भी अगर देखें तो 16 26 हो गए ना। 16 और 4 20 और 26 वोट पड़ने चाहिए थे ना कांग्रेस पार्टी को। पड़े कितने? 20 वोट। कहां गए बाकी 6? वो बाकी 6 वोट जिसमें आरजेडी के 4 हैं और सीपीआई-एमएल के 2 हैं, ये कहां गए? जाहिर है कि इन्हीं के वोट से एनडीए का उम्मीदवार जीता। तो यही बात हो रही है। और आरजेडी कह रही है हमारे वोट पूरे पड़ गए, कांग्रेस कह रही है कि हमको अपने और जेएमएम के वोट पूरे मिले। तो ये धोखा किसने किया? आरजेडी ने और सीपीआई-एमएल ने धोखा किया। समीर जी, का बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ। चुनाव परिणाम आ गया, बैजनाथ राम जी जीत गए। वो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। प्रणव झा साहब हार गए, उनका चेहरा उतरा हुआ था। रात को हेमंत सोरेन जी के घर पर बैठे हुए मुख्यमंत्री के आवास पे। तो वहाँ जो कांग्रेस ने अपना पोलिंग एजेंट जहाँ जिनको बनाया था, जो प्रभारी है के राजू, वो वहाँ पर गए। और दीपंकर भट्टाचार्य माले के वहाँ पर गए। और आरजेडी ने अपने 4 विधायक क्रॉस वोटिंग न करे, इसके लिए उन्होंने वहाँ पर अपना पोलिंग एजेंट जो बनाया था भोला यादव को, जो कि महासचिव उनको बनाया था, सबसे विश्वास लोगों को, और कहा था कि देखना जब वोटिंग के समय वोट डालते तो दिखाया जाता है अपने आपके जो पोलिंग एजेंट को ये क्रॉस वोटिंग की नहीं है। वहाँ बैठे हुए तो हेमंत सोरेन ने पूछा कि भाई कैसे हारे? तो दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि हमारे यहाँ तो किसी ने क्रॉस वोटिंग नहीं किया, मैंने देखा दोनों ने कांग्रेस उम्मीदवार को वोट दिया। फिर आरजेडी के भोला से पूछा तो भोला यादव ने कहा कि कसम खाता हूँ हमारे भी 4 लोगों ने कांग्रेस उम्मीदवार को वोट किया। और सोरेन बोले कि हमारे टूटने की बात ही नहीं है, आप तो सरकार में हो, हमने भी उसको वोट दिया। अब सब ये कह रहे हैं कि भाई हमने किसी ने नहीं टूट किए, सब शामिल है। तो ये 6 वोट किसके टूटे हैं? कांग्रेस के। कांग्रेस के 1 वोट टूटे हैं सर, इसमें से 4 कांग्रेस के ही गए। कांग्रेस से गए हैं 4 वोट इसके अंदर। और जब परिमल नाथानी से पूछा गया, नाथानी जी से, कि भाई आपके जो वोट मिले क्या ये लेफ्ट के और ये आरजेडी के हैं, तो उनका बड़ा मजेदार जवाब था। उसने कहा मैं बड़ा खिलाड़ी हूं, बड़ी पार्टी में हाथ डालता हूं। नाथवानी जी ने बोला। नाथवानी जी ने बोला। तो ये कांग्रेस के वोट टूटे हैं, लेकिन कांग्रेस ठीकरा फोड़ रही है छोटे दलों के ऊपर। और वो दोनों कह रहे हैं कि भाई हम तो गंगा जल हाथ में लेकर कहने को तैयार है, कांग्रेस उस विधायक कह के दे, तो कांग्रेस विधायक तैयार नहीं हो रहे उसके लिए। कांग्रेस के साथ ही क्यों हो रहा है? वैसे बाय द वे, हाँ अच्छा याद आ गया मेरे को, कर्नाटका में एमएलसी इलेक्शन में बीजेपी ने क्रॉस वोटिंग कर दी है। लेकिन सवाल राज्यसभा का है भाई। राज्यसभा बहुत बड़ी चीज है, वो एक सीट जोड़ने की बात है, और वहां ये काम हो रहा है। त्रिपाठी जी, धोखा किसने दिया? कौन है हमजा? नहीं पता नहीं इसमें धोखा देने जैसे क्या है। मैंने अभी परसों के शो में कहा था लक्ष्मी भैया की जय हो, लक्ष्मी कृपा है। तो मतलब मेरा तो विश्वास बना रह गया, इसमें कोई था नहीं। लेकिन देखिए अभी आप लोग कह रहे थे मैं राहुल जी से उम्र में छोटा हूं, लेकिन मेरी कही हुई बात सही होती। राहुल जी अपने राज्यसभा वाले को नहीं जान पाए, देखिए फिर गलत हो गई। वो मतलब कहीं तो भ्रम टूटे। और ये पहले से दिख रहा था, परिमल नाथवानी के राष्ट्रीय जनता दल में, कांग्रेस में और स्वयं हेमंत सोरेन से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। वो अगर, चूंकि इसीलिए वो निर्दलीय गए, भाजपा समर्थित भले हो गए, लेकिन पहले दिन से तय था कि अगर जेएमएम का प्रत्याशी नहीं होगा तो नहीं जीतेंगे। और यहां एक चीज और समझिए, हेमंत सोरेन ने भी जो मैसेजिंग दी है, जिसकी चर्चा कम हो रही, चूंकि परिमल भाई की चर्चा ज्यादा हो रही, हेमंत सोरेन ने मैसेजिंग दी, हमने अपना प्रत्याशी मजे से जिता लिया, तुम प्रत्याशी नहीं जिता पाए, हमने तय किया कि तुम्हारा प्रत्याशी हारेगा। इस संदेश ये है इसका। इस संदेश को आप गंभीरता से देखिए। बाकी सब तो जो होना था वो तो ऑब्वियस था। असली ये है कि हेमंत सोरेन, परिमल नाथवानी चूंकि विनर है तो वो नहीं दिख रहे, लेकिन हेमंत सोरेन इस राजनीति के विजेता। कांग्रेस की हालत देखिए, राहुल गांधी कोटा जाते हैं स्पीच देने, और आपकी कोटे की सीट है राज्यसभा की, आप वहां तैयारी नहीं देख रहे हो। और दिन में मजेदार बात देखिए, एक मजेदार किस्सा, वहां के जो प्रभारी थे उनको लगा कि कुछ गड़बड़ होगी वोटिंग के समय शुरू हो गई। हाँ, राजू जी और दूसरे एक और सह प्रभारी थे, तो उन्हें खड़गे साहब फोन किया, मल्लेगा जो खड़गे जी किया, तो मैसेज आया कि अभी वो मछली भात खा के सो रहे, 2 घंटे बाद उठेंगे, आप 5 बजे कॉल कीजिएगा। वहां राज्यसभा की वोटिंग चल रही है और आपके प्रभारी राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करना चाहते हैं किसी संदर्भ में वोटिंग के लिए, और खड़गे साहब के लिए यहाँ से मैसेज आता है कि अभी मछली भात खा के वो सो रहे हैं, 2 घंटे बाद वो उठेंगे। अच्छा, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी देखिए कि वोटिंग हो रही है, पल पल की खबर लेंगे। जेएमएम को तो क्लीन चिट कांग्रेस खुद दे रही है कि जेएमएम ने तो अपने वोट सारे हमको डलवा दिया। एनीवे, अब ये हो तो रहा है 2/3 के लिए राज्यसभा में और लोकसभा में सब कुछ, तो नंबर गेम भी जान लीजिए आप। राज्यसभा चुनाव के नतीजे सारे आ चुके हैं, और एनडीए का क्या नंबर है ये भी बता देते हैं आपको। टीएमसी और उद्धव ठाकरे की पार्टी में बगावत के बाद लोकसभा की पोजीशन भी आपको बताएंगे। राज्यसभा में फिलहाल एनडीए के पास 150 सांसद हैं। बंगाल में टीएमसी के 3 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। अगर बीजेपी इन तीनों सीटों पर जीत हासिल करती है तो 153 यह आंकड़ा पहुंच जाएगा, होगा ही। और राज्यसभा में 2/3 बहुमत है, 164, मतलब एनडीए 2/3 मेजोरिटी से 11 सीट पीछे है।
इतना तो एब्सटेन करा के भी मैनेज हो जाता है। लोकसभा में एनडीए के पास 298 सांसदों का समर्थन है, टीएमसी के 20, शिवसेना यूबीटी के 6 और आ गए हैं, तो ये मामला 324 पहुंच गया है। यहां 2/3 थोड़ा सा भी दूर लग रहा है। 2/3 के बहुमत के लिए 360 सांसदों की जरूरत है और अभी उससे थोड़ा पीछे जो है वो दिखाई दे रही है। लेकिन एक आपको मजेदार बयान दिखाता हूं जयराम रमेश जी का। जयराम रमेश जी देख रहे हैं कि टीएमसी टूटी, वो देख रहे हैं कि शिवसेना टूटी, सपा की लोग बात करने लगे, एनसीपी की बात करने लगे, लेकिन वो कह रहे हैं कुछ भी कर लें अमित शाह, 2/3 नहीं हो पाएंगे, वो डिलिमिटेशन बिल पास नहीं करवा पाएंगे। संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं कर पाए। उन्होंने साहब को वादा किया था कि ये संविधान संशोधन विधेयक पारित ही होगा। कहा था नारी वंदन अधिनियम के नाम पर ये लाए थे, पर असली मकसद परिसीमन का था, खतरनाक परिसीमन का था। संविधान संशोधन विधेयक के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी। 2/3 बहुमत माने 362 सांसद। अगर सारे सांसद मौजूद थे और उन्होंने वोट किया तो 2/3 माने 362 की जरूरत थी। गृह मंत्री को सिर्फ 298 सांसदों का समर्थन मिला, यानी कि उनके दावों के बावजूद, पूरे प्रयासों के बावजूद उनको 2/3 बहुमत नहीं मिला। बड़ी बेइज्जती हुई, नाराज हो गए गृह मंत्री, नाराज हो गए प्रधानमंत्री। अब लगे हुए हैं तोड़फोड़ की राजनीति में, क्योंकि वो उनका मकसद है 2/3 बहुमत हमें किसी हालत में मिलना है। अब वो कह रहे हैं आगे, उन्होंने कहा कि मिलेगा नहीं, 2/3 मैनेज वो कर नहीं पाएंगे। अब वो जो कहानी बता रहे हैं कि अमित शाह ने नरेंद्र मोदी को वादा किया था कि ये बिल मैं पास करवाऊंगा, लेकिन नहीं हो पाया, तो बड़ी बेइज्जती हो गई। वो उसका ही बदला निकाल रहे हैं और पार्टियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। जब वो बिल आया था 17 अप्रैल को, उस दिन भी अगर आपको याद हो तो हम लोग इसी प्रोग्राम में लगातार बात कर रहे थे कि बीजेपी उस बिल को पास कराने के लिए उस वक्त लाई ही नहीं थी। नहीं तो उसके लिए इस वक्त जितनी जुगत लगाई जा रही है उसके पहले वो होमवर्क होता, वो एक मैसेजिंग के लिए, चुनाव भर के लिए था। तो जयराम रमेश जी की ये बात तो सही नहीं है कि वो कोई प्रॉमिस कर दिया था अमित शाह जी ने मोदी जी को कि मैं बिल पास करा दूंगा। हाँ, इस बार जरूर वो पास कराने के लिए ही ये सब कुछ कर रहे हैं। सवाल है कि क्या कर पाएंगे, या जयराम रमेश की बात सच होगी। सर, ये बात काफ़ी हद तक ठीक है कि पिछली बार केवल चुनावों को ध्यान में रखते हुए तब हम लोगों ने इस बात पर चर्चा की थी, मैंने भी इस बात पर जोर दिया था कि केवल मैसेजिंग है कि विधानसभा चुनावों में कि महिला बिल के साथ कौन है, विरोध में कौन है, ये सरकार बताना चाहती है। लेकिन इसको मैं गंभीर मामला देखता हूँ कि यदि संसदीय व्यवस्था को देखें कि आप एक संविधान संशोधन बिल का इस्तेमाल ऐसे करें, खैर वो अलग है। लेकिन अब जो है ये तय है कि सरकार चाहती है कि इस बिल को पास कराया ही जाए, और अब ये बिल तभी आएगा जब सरकार को पूरी व्यवस्था मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई कमजोर काम होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो नंबर कैसे पूरा होगा कैसे नहीं पूरा होगा, आपकी समझ क्या कहती है, पूरा कर लेंगे? नहीं, अब ये नंबर पे ऐसे जाते हैं ना 362। मैंने पार्लियामेंट 30 साल कवर किए, 35 साल। नंबर ऐसे होते नहीं है, नंबर ऐसे होते हैं जहां चाहिए उतने नंबर हैं कि नहीं है। ठीक, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। हाँ, और इसको मैं फिर उस दिन जितने लोग होंगे उनका 2/3 हो जाएगा। 19 वो क्या था, 6 अगस्त था 9 अगस्त था जब ये हुआ था, 370 बिल पास हुआ था, तो उस दिन भी ऐसे ही हुआ था। उस दिन 40 सांसद देश के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए विदेश में गए हुए थे, विदेश यात्रा पर। विपक्षी सांसद सारे के सारे। तो देश को तो आगे बढ़ाना होता ही है। टू थर्ड जो मेजोरिटी होती है ना, जिसे कहते हैं, उसका एक क्लॉज बहुत आपके दर्शकों के लिए, 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, बट नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द टोटल लेस देन 50% ऑफ द स्ट्रेंथ। ये क्लॉज है। यदि सभी आ जाएंगे तब इतना मैं तो सीधे पूछ रहा हूं, आपकी समझ कहती है कि हो जाएगा 2/3 दोनों। मैं ये कह रहा हूं सरकार लाएगी उस दिन जिस दिन उसको ये व्यवस्था पक्की मजबूत लगेगी। एक बयान है संजय राउत जी का, सुन के आता हूं। संजय, अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, इसकी राहुल गांधी के लोग जो हैं आसपास, उनको वो जो है महान बनाए हुए हैं, और राहुल गांधी को लगता है कि मैं जो कहता हूं मेरी भविष्यवाणी होती है, अटल होती है, वो सच होती है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत जी को मैंने कभी आज की पिछले हफ्तों में उद्धव जी के लिए भी ऐसे बात करते नहीं सुना जैसे वो राहुल गांधी के लिए बात करते हैं। वो कहते हैं राहुल गांधी की लीडरशिप में ही मोदी हार सकते हैं।
और ये सारी तोड़फोड़ इसीलिए हो रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह राहुल गांधी से डरते हैं। राहुल जी एक लोकप्रिय नेता है। राहुल संघर्ष करते हैं, जिसकी आज जरूरत है। राहुल सच बोलते हैं और राहुल के लीडरशिप ने ही मोदी जी को सबसे बड़ा चैलेंज खड़ा किया है। इसलिए तो ये तोड़फोड़ चल रही है ना। 2029 में राहुल जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे केंद्र में। मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मोदी और शाह को मालूम है, इसीलिए तो ये पार्टी तोड़ने का जो और स्टेट तोड़ने का जो कार्यक्रम। अब एक भविष्यवाणी उन्होंने भी कर दी कि 2029 में हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब वो कह रहे हैं राहुल जी संघर्ष करते हैं। आप क्यों नहीं संघर्ष करते? आपकी पार्टी क्यों नहीं संघर्ष करती? नरेंद्र मोदी और अमित शाह उद्धव ठाकरे से क्यों नहीं डरते? संजय राउत जी उद्धव ठाकरे के लिए बोले ना कि उनसे डरती है केंद्र की सरकार, वो राहुल गांधी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। हमको तो लगता है कि वो अपना राजनीतिक भविष्य, पहले लगता है कि अपना वो राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित करना चाहते हैं। उनको लगता है कि कांग्रेस जो है अब तो राज्यसभा कहीं और से नहीं आ सकती है, तो हो सकता है कि अगला राज्यसभा जो है वो कांग्रेस के समर्थन से ही मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए वो बैटिंग कर रहे हैं। दूसरा, हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी ने, जब मुझे लगता है ना, कई बार दुश्मन के खेमे में भी फियादीन घुसा दिया जाता है। आपको लड़ना है दुश्मन से तो जो हमजा मजारी वाला सर, हमजा ही है आजकल, और कोई कोड वर्ड नहीं। हमजा कौन है? हमजा तो मुझे लगता है कि संजय राउत से बड़ा कोई हमजा कैसे हो सकता है। जब वो बोलते हैं ना तो वो भारतीय जनता पार्टी की ताकत बन जाती है, और जब जब वो बोलते हैं शिवसेना का नुकसान पहुंचा देते हैं। 2/3 हो जाएंगे। अकेला व्यक्ति है जो शिवसेना के बंटाधार के लिए। और राहुल गांधी को लेकर संजय राउत 2004, 2005, 2006 में कैसे बयान देते थे, वो निकालना चाहिए। कहते थे राहुल गांधी को इटली भेजने का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा, सोनिया जी लोड ना ले, ट्रेन से भेजूंगा। 2/3 हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही नहीं होंगे। मुझे तो कोई जिसे कहते हैं ना, डाउट नहीं है, डाउट ही नहीं रह गया, संदेह ही नहीं रह गया है। ठीक है, अब जो हो रहा है, जो ईश्वरीय विधान के अनुसार काम कर रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी कोई भूमिका नहीं है। ईश्वरीय विधान वहां तक ले जा रहा है। में ईश्वर का दखल जो है। हाँ ठीक है सर। महाराष्ट्र का एक अपडेट आपको मैं दे देता हूं। उद्धव ठाकरे गुट ये धमकी देते रह गए, गाली देते रह गए, और 6 बागी सांसदों ने पाला बदल भी लिया। कल उद्धव गुट की बैठक में केवल 3 सांसद आए थे। व्हिप जारी होने के बावजूद 6 सांसद नहीं पहुंचे थे, और उसके बाद उद्धव गुट ने न केवल इन सांसदों को शो कॉज नोटिस जारी किया, 7 दिन के अंदर जवाब मांगा। संजय राउत ने फिर से उन पर गाली गलौज की, खुलेआम धमकी दी, ऑपरेशन तोड़वा चलाने का ऐलान किया। अब गृह मंत्रालय के आदेश पर सभी 6 सांसदों को Y+ सुरक्षा दे दी गई है। ये महाराष्ट्र की सरकार ने डीजीपी को आदेश दिया है कि इनकी सुरक्षा Y+ कैटेगरी की कर दी जाए। तो स्पीकर साहब से तो नहीं आई अभी पुष्टि कि ये अलग हो गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने घोषणा कर दी इनको सिक्योरिटी दे करके। उद्धव गुट और शिंदे गुट आज शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस भी मनाने के लिए मुंबई में मौजूद है, और ये सारे बागी सांसद ये जयपुर पहुंचे हुए हैं। ये भी कमाल की बात है, ये सब लोग जयपुर गए हुए हैं। जयपुर में क्या है सर? स्थापना दिवस आज है शिवसेना का। नहीं, अब वहां पर जो बागी है ना, वो सांसद एक्चुअली बंबई में भी रहना नहीं चाहते। कि जिस तरीके से कल उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने कहा कि बंगाल में ही अंडे नहीं, महाराष्ट्र में भी अंडे फेंके जा सकते हैं, और कोई उपद्रव न हो, शायद मुझे लगता है इसके लिए उनको भी बाहर रखा गया होगा। और उद्धव ठाकरे को यह भी ध्यान होगा कि जब 2022 में जो बगावत हुई थी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, वो भी जून में हुई थी, 18-19 जून को हुई थी, तो उसी समय की बात हुई थी। और अब जिस तरह के सांसद टूट कर गए, तो बड़ी मुश्किल चुनौती उद्धव ठाकरे के सामने होगी। मुझे लगता है कि अभी परसों उसका जो सांसद के पिता के मर्डर का मामला है, उसका परसों जजमेंट आने वाला है, तो मुझे लग रहा है वो परसों तक रुका हुआ कि जजमेंट आएगा, उसके बाद मैं तय करूंगा मुझे। ये भी कह रहे हैं कि आज स्थापना दिवस है और शायद कल ये एकनाथ शिंदे से मुलाकात करेंगे सभी सांसद। कल परसों उसका जजमेंट आ रहा है ना, जो सांसद है। ये एक भजन का वक्त है। हाँ सर ठीक है। अब एक पार्टी में और कीर्तन शुरू हो गया, वो देख लीजिए, उसकी खबर भी आप देख लीजिए। बात हम कर रहे हैं शरद पवार गुट की। शरद पवार साहब की एनसीपी जो है, दावा किया जा रहा है कि शरद पवार गुट के कुछ सांसद और विधायक वो भी अजीत पवार गुट के संपर्क में है। अजीत पवार गुट के नेता और पूर्व मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम ने दावा किया है कि शरद पवार गुट के 5 सांसद उनके संपर्क में है, और आने वाले वक्त में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनीता पवार, अजीत पवार जी की वाइफ जो है, लेट अजीत पवार जी की वाइफ, वो अपने बेटे पार्थ के साथ आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। अब इसके मतलब तो निकाले जाएंगे। एक तरफ एनसीपी टूटने की खबरें, एनसीपी शरद पवार, और फिर ये मुलाकात। त्रिपाठी जी,
नहीं, मैं तो थोड़ा शरद पवार जिस पहले एक देख गया तो मुझे लगता है कहानी कुर्सी की में हम लोग इतना कुछ कर रहे थे और पप्पू यादव जी ने एक पोस्ट किया है। क्या? अंबानी के बेटे की शादी समारोह से ही स्पष्ट हो गया था कि कौन कौन उनके पेरोल पर राजनीति कर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में बिकना तो एक छोटी किस्त है। ये पप्पू यादव ने पोस्ट किया है। किसके लिए लिख रहे हैं? तेजस्वी के लिए भी अब किया जाहिर होगा, है कि अखिलेश के लिए तेजस्वी भी भी होगा। गए थे। जब वो कह रहे हैं कि उनकी शादी समारोह में जो गया है, हेमंत सोरेन गए थे शादी हाँ में? गए थे, हेमंत सोरेन गए थे, पत्नी के साथ गए थे। परिवार लालू जी गए थे, हेमंत सोरेन गए थे, परिवार गए थे। आरजेडी के लिए कह रहे हैं। अच्छा, वो अपना बिहार का तो स्कोर भी जाहिर है- सेटल कर रहे हैं। अखिलेश पूरा परिवार गए थे। तो मतलब एक ये महाराष्ट्र से लालू जी बिहार के लिए तक हर तरफ की जो राजनीति ये तो है- बताइए, लेकिन ये किस लिए है ये तस्वीर? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि मतलब अगर उसको हम स्पष्टता में देखें तो सुनेत्रा जी से पार्टी संभल नहीं रही। मतलब बहुत जो लोग भी महाराष्ट्र की राजनीति, और समीर जी और बताएंगे, सुनेत्रा जी से पार्टी संभल नहीं रही है। वो एक तरह से फ्रेंचाइज मॉडल पर अब एनसीपी, अजीत पवार के पास जो पार्टी रह गई है वो उसको चला रही हैं। जो पार्टी के पुराने लोग हैं, एक तो जो शरद पवार के साथ रह गए थे, जो अजीत पवार के साथ आए, वो लोग भी अब उस तरह से नहीं है। और बीच में एक खबर चली थी जिसका सुनेत्रा जी ने खंडन किया था, वो अपने बेटे को लेकर अब हर जगह जा रही कि प्रफुल्ल पटेल भी अब पार्टी में किसी पद पर हैं या नहीं है। तो कुल मिलाकर क्या है कि सुनेत्रा को अब पूरी पार्टी पर कब्जा चाहिए। तो इसको यूं भी देख सकते हैं कि हमारी पार्टी कैसे चलेगी। पूरी पार्टी पर मतलब भाई पूरी पार्टी उनके कंट्रोल में नहीं है। एक तरह से कहें कि कंट्रोल में कैसे रहे उसका गुर सीखने गई। अच्छा, और शरद पवार जी की पार्टी को लेकर जो खबर आई है कि वहां टूट नहीं, होगी, वो तो अभी बताएंगे। अब तो रिश्ते भी हो गए हैं। अब तो कभी बात आती है कि पार्टियां एक हो जाएंगी, अब आ रही है कि वो मिल जाएंगे इनमें आकर के। सुनीता पवार का एक मामला महाराष्ट्र को लेके भी चल रहा है, क्योंकि वित्त मंत्रालय अजीत पवार के पास था और ये कहा था शायद इनको कि देवेंद्र फडणवीस बजट पेश करेंगे, उसके बाद दिया जाएगा। और अब वित्त मंत्रालय देने से मना कर दिया गया है। तो वो चाह रही है कि अगर वित्त मंत्रालय नहीं दे रहे तो कोई दूसरा बड़ा पोर्टफोलियो उनको दिया जाए। देवेंद्र उसके लिए तैयार नहीं, उसी बात को सर ब्रेक लेना पड़ेगा। बहुत निजी है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन सुप्रिया जी के बेटी की शादी भाजपा ने। आपको अब जरा जंग रुकने के बाद, शांति समझौता हो जाने के बाद का एक अपडेट दे दें। ईरान अमेरिका की जंग थमते ही अब राहत भरी खबरें आने लगी हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुली हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ब्लॉकेड हटा दिया है। ब्लॉकेड हटते ही हॉर्मुज स्ट्रेट से दिशा नाम का भारत का पहला LNG कैरियर भारत पहुंच भी गया। पिछले करीब 110 दिनों से जारी खींचतान के बीच ये भारत के लिए राहत की बात है। कमर्शियल शिपिंग सामान्य होती जा रही है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरकर $80 प्रति बैरल के भी नीचे चली गई हैं। और ये ब्रेंट क्रूड की बात कर रहा हूं, जो थोड़ा महंगा ही होता है। तो मतलब जो हम तेल इस्तेमाल करते होंगे वो और सस्ता हो गया होगा। ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से वो 60 दिनों तक कोई शुल्क नहीं लेगा। अब ये इन 60 दिनों में तय होगा कि उसके बाद वो क्या करेगा, लेकिन 60 दिन तो राहत भरे दिखाई दे रहे हैं कम से कम। और शिपिंग नॉर्मल हो गई है। ये पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छी बात है। दुनिया का 20 से 25% तेल, गैस सब कुछ इसी रास्ते से निकलता है। अब ईरान से डील के बाद ट्रंप ने इजरायल और हिजबुल्लाह से शांति की अपील की थी, लेकिन उनकी अपील का कोई असर नहीं हुआ। इजरायल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। लेबनान पर हमले को लेकर अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस ने इजरायल को जमकर खरी खोटी सुनाई। वैंस ने कहा कि इजरायल सिर्फ 90 लाख आबादी वाला देश है। हर समस्या का हल बस लोगों को मार कर नहीं निकाला जा सकता। यह अमेरिका का उपराष्ट्रपति इजरायल के लिए कह रहा है और इजरायल के प्रधानमंत्री के लिए कह रहा है। JD वैंस ने यह भी साफ कर दिया है कि पीस डील के बाद इजरायल को लेबनान पर हमले बंद करने होंगे। साथ ही वैंस ने इजरायल को याद भी दिलाया कि अमेरिका की मदद के बिना उसका इस जंग के फ्रंट पर टिकना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और ये ट्रंप का पोस्ट जो है, इसको भी आप जरा देखिएगा। ट्रंप ने भी पोस्ट करके इसमें यह बताया कि हालात सामान्य हो रहे हैं और मिडिल ईस्ट में नेगोशिएशंस अनफोल्ड हो रहे हैं। और इसके बाद वो लिखते हैं कि वी एक्सपेक्ट अ कंप्लीट सीज फायर ऑन ऑल फ्रंट्स इंक्लूडिंग लेबनान, हिजबुल्लाह एंड इजराइल। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। वो ये बात ठोक बजा के कह रहे हैं इजराइल से। और JD वैंस ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं। आप बात सुनिए उनकी। Some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump.
And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in. The President has grown frustrated sometimes is that we seem to be right on the cusp of a major breakthrough in the agreement, and then all of a sudden there's a major explosion that goes off in a civilian population center in Beirut, and a lot of people who have nothing to do with Hezbollah lose their lives. That's not acceptable. That's the sort of thing. अब देखिए ये अमेरिका इससे सख्त क्या भाषा इस्तेमाल करेगा कि हर किसी को मार करके आप हिजबुल्लाह साबित कर दें, ये बात गलत है। वो सब लोग हिजबुल्लाह के लोग नहीं है, बेगुनाह लोग भी मारे जा रहे हैं और ये लोगों को मारना कोई हल नहीं है। ये अमेरिका कह रहा है जिसने जंग थोप दी, जिसने स्कूल में बॉम्बिंग करके बच्चियां मार दी थी ईरान में, वो 283 बच्चे मार दिए थे और वो नसीहत दे रहे हैं। एनीवे, लेकिन नसीहत देने क्यों पड़ रही है? क्योंकि इजराइल रुक ही नहीं रहा। इजराइल ने कल भी लेबनान में बहुत बड़ा हमला किया और हमले में 18 लोगों की जान चली गई, बहुत सारे लोग लापता बताए जा रहे हैं। इजराइल ने यह हमला दक्षिणी लेबनान के हारोफ में किया। बताया गया कि इजराइल ने रिहायशी इलाके को ही निशाना बनाया। तस्वीरें आपके सामने हैं और अमेरिका को यह डर है कि अगर यूं ही इजराइल करता रहा तो ईरान फिर बिदक जाएगा, फिर एक बार जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद ना हो जाए, एक बार फिर जंग के हालात ना बन जाए। लेकिन अब यह साफ हो गया है, इजराइल और अमेरिका के बीच में दूरी बहुत बढ़ चुकी है। ठीक बात है। और जे वैंस साहब का अगर आप सुन रहे हैं तो मैं कहता हूँ ये उन्होंने एक समझिए लास्ट वार्निंग के तौर पे दिया। ट्रम्प साहब नहीं बोले, लेकिन वैंस के थ्रू एक मैसेज इजराइल को दिया गया है कि भाई इसको देख लीजिए कि कैसे क्या करना है। लेकिन इजराइल जो है वो भस्मासुर है ना, भस्मासुर को आप जानते हैं, आप ही ने तो उसको आशीर्वाद दे रखा था इतनी समय अमेरिका ने। तो भस्मासुर के साथ यही होता है कि वो आशीर्वाद से जब तक चलता तब तक चलता है, फिर वो कभी आपके ऊपर भी सिर पर हाथ रखने की कोशिश करता है। वो उतना नहीं करेंगे, लेकिन वेंस के थ्रू ट्रम्प साहब ने मैसेज दिया है कि अभी आपके पास वक्त है कि ठीक है रास्ते पर आ जाइए। अभी तो ये एमओयू साइन होने के बाद भी ट्रम्प से पूछा गया कि आपने इजराइल को कहा है कि हिजबुल्लाह पर हमला नहीं करेगा वो, तो उन्होंने कहा मैंने ये नहीं कहा है कि इजराइल हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, लेकिन उसको जो कुछ करना है जल्दी करना पड़ेगा। तो एक मैसेज दे दिया, थोड़ा सा टाइम भी दे दिया कि वो कैसे करें और उसमें से क्या बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। इजराइल को यदि आप जानते हो तो वो पूरा कम्युनिटी, पूरा कंट्री जो है ना एक तरह से रेडिकल तरीके से मैं समझता हूँ वो रेडिकल कंट्री है। रेडिकल कंट्री को नेगेटिव सेंस में ना लें, लेकिन वो अपने सम्मान, अपना देश, अपनी बात के लिए सुरक्षा के लिए वो एक्सट्रीम तक जाने को तैयार हो सकते हैं जी। तो अब वो एक्सट्रीम कहीं दुनिया भर के लिए मुसीबत तो नहीं बन जाएगा प्रोफेसर साहब? ये जंग बड़ी मुश्किल से रुकी है। अभी मैंने पहली खबर बताई कि हालात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सामान्य होते जा रहे हैं, लेकिन यूं ही इजराइल अगर करता रहा और अगर ये अमेरिका के भी कंट्रोल में नहीं रह गया तो फिर क्या हाल होगा? देखिए इसमें गलती किसकी है? क्या गलती इजराइल की है? फिर जरा दोबारा इसको सोच करके देखिए, गलती इजराइल की है या गलती ईरान की है? इजराइल के अस्तित्व को मिटाने के लिए हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठन के साथ खड़ा हुआ ईरान कह रहा है कि आप हिजबुल्लाह को अटैक मत करो। सर उसके लिए लड़ तो लिए 4 महीने की जंग। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं अब जंग खत्म होने की बात नौबत आई। ये हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए वो कर रहा है, वो लेबनान के सिविलियंस पर अटैक नहीं कर रहा है। सर उनके मंत्री को मैंने सुना, वो कह रहे हैं कि हमने एक बफर जोन बना दिया है हाँ, हिजबुल्लाह और हमारे नागरिकों के बीच में। बिल्कुल। तो अब ठीक है, अब तुमने बफर भी बना दिया, अब क्यों बमबारी कर रहे हो? नहीं, उधर से आ रही है ना। हिजबुल्लाह कहां रुक रहा है? हिजबुल्लाह ने अटैक नहीं किया है, हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे हैं। इजराइल पर अटैक किया है हिजबुल्लाह ने, तो पलट करके वार तो करेगा ही करेगा। ट्रंप तो कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह को मैं समझा लूंगा, वो तो कहते हैं हिजबुल्लाह से हम बात कर लेंगे, इजराइल तो रुके। ट्रंप तो वो भी कहते थे कि हम ईरान को भी समझा लेंगे। ट्रंप किसको किसको समझा पाए? पाकिस्तान को समझा पाए क्या? ट्रंप को अपना इंटरेस्ट दिख रहा है, बस वो व्यापारी हैं। तो ट्रंप अमेरिका अपना मैं कह रहा हूं कि सर इस वक्त ना मैं भी बहुत सेल्फिश होकर बात कर रहा हूं। ये आंच भारत पर आई ना, अब हम जैसे भी हो ये रुकना चाहिए। अब इसको जस्टिफाई और नहीं किया जा सकता सर। फिर आप वैसे ही कह रहे हैं कि जैसे ईरान जो है वो टेररिज्म एक्सपोर्ट करता रहे और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करे। आपने मार के देखिए, आप नहीं खत्म कर पाए, उसके पास ताकत है। अमेरिका जैसा देश इजराइल के साथ मिलकर नहीं कर पाया। मैं तो सिंपल बात कह रहा हूं, अब हर आदमी का प्रयास, हमारे जैसे जो हम केवल बोल ही सकते हैं, वो ये हो कि भाई अब जंग बंद करो, अब खत्म कीजिए। जी देखिए, मुझे लगता है कि इसमें हमारी जो भूमिका है, हम पहले दिन से पीस के साथ खड़े थे, आगे भी पीस के साथ खड़े हैं। लेकिन इजराइल और हिजबुल्लाह का मसला वो न ईरान सुलझा पाएगा न अमेरिका सुलझा पाएगा। चुनाव वहां होना है
और मुझे बार बार ये लगता है कि इस एक्सट्रीम तक अगर नेतन्याहू जा रहे हैं, उनकी कैबिनेट के लोग जा रहे हैं, तो ये कोई मतलब अनायास नहीं है, वो बहुत सोचा समझा वेल प्लान्ड उनका है। और अमेरिका जो कर रहा है वो शायद उसी का हिस्सा है कि वो ये कह रहा है कि किसी भी तरह से लेबनान वाले फ्रंट की वजह से ईरान की डील नहीं टूटे। इसको इस तरह से ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर अमेरिका इजराइल के साथ बड़ी अच्छी अच्छी बात करेगा, गुडी गुडी बात करेगा, तो फिर ईरान कहेगा तुम्हारा तो दोस्त है, तुम्हारी बात सुनता है। अमेरिका जब गुस्से में ये बोल रहा है, जेडी वैंस ये बोल रहे हैं कि अरे हमारे हथियारों से तुम लड़ाई लड़ रहे हो, हमारी वजह से तुम्हारी जमीन बची हुई है, तो वो मोटा मोटा ईरान को एक तरह से उसकी ईगो मसाजिंग कर रहा है, ईरान की भाषा बोल रहा है। इजराइल कहेगा हमारे देश के ऊपर थ्रेट है, हमारी सोवरेंटी पे, हमारी लैंड पे थ्रेट है, हम नहीं छोड़ेंगे। कुल मिलाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इससे आइसोलेट हो, अलग तरीके से रखा जाए और इजराइल और लेबनान की लड़ाई अलग तरीके से। क्या इजराइल अब दुनिया की शांति के लिए खतरा है? मैं सीधे पूछ रहा हूं। नहीं, इजराइल दुनिया की शांति के लिए खतरा नहीं, इजराइल अपनी शांति के लिए लड़ाई लड़ रहा है, इसमें भ्रम नहीं होना चाहिए। इजराइल अगर ईरान से हमला कर रहा है, ईरान से लड़ाई लड़ा है तो अलग चीज है। ये लड़ाई अब आप कहेंगे एक छोटी सी बात है, मैं सेल्फिश, मैंने पहले कहा था मैं सेल्फिश होकर बोल रहा हूं। मैं शांति भी नहीं कहता, मैं कहता हूं क्या दुनिया की सेहत के लिए खतरा है? अगर हमास मान लीजिए हमला कर दे अभी, तो क्या इजराइल उसको इसलिए छोड़ देगा कि दुनिया ठीक रहे? क्या दुनिया का कोई एक देश इसलिए दूसरे पर हमला करता है या नहीं करता है कि दुनिया की सेहत ठीक है? हर कोई अपने लिए करता है। हिजबुल मुजाहिदीन हमला करे और हमने संकल्प लिया है कि भाई कुछ भी करेगा तो हम ऊपर हमला हो तो जस्टिफाइड है जवाब देना सर, तो वही तो है। लेकिन अब एक वॉर शुरू हो गई है तो मैं खत्म करके ही रोकूंगा, वो भी बात नहीं 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 ऐसा नहीं है। अच्छा, वॉर कंटिन्यूअस है। अच्छा, हिजबुल्लाह की समीर जी कुछ बोल रहे थे। मुझे लगता है कि नेतन्याहू सभ्य दुनिया के लिए सबसे बड़ा संकट है, सबसे बड़ा खतरा है सभ्य समाज के लिए, और वो जब तक रहेंगे सभ्य दुनिया खतरे में बनी रहेगी। भारत में भी तो आतंकवादी हमला हुआ था, भारत ने घर में घुस पे पाकिस्तान को मारा, तो क्या उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम इस युद्ध को कंटिन्यू करेंगे? ठिकाने लगाया आतंकवादियों को, सारे उनको लॉन्चिंग पे उड़ा दी और पाकिस्तान को समझाया कि अब अगर ऐसा होगा तो घर में घुस के मारेंगे। इसका मतलब ये तो नहीं कि भारत लगातार उसके अंदर हमला करता रहा, लड़ते ही रहते। अब वो तो लगातार आप लेबनान में आप अपनी विस्तारवादी योजनाओं के चक्कर में जमीन कब्जाने के लिए आपने हिजबुल्लाह को खत्म किया, सबको किया, मानते खत्म करना चाहिए, लेकिन आप आम नागरिकों को मारते जा रहे हो, रुक नहीं रहे हो। वहां समझौता हो गया है, आप कम से कम 6 महीने रुक के देखो ना, होगा उसके बाद करो। इलेक्शन है, जो दुनिया के लिए आपने संकट खड़ा कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से। भारत आज सफर कर रहा है और उसके बाद दुनिया नेतन्याहू को बताने को तैयार नहीं है कि तुम्हारे कारण दुनिया कितनी संकट में आ गई है। नेतन्याहू पे 2 संकट है। नेतन्याहू का एक तो नेतन्याहू की कुर्सी जाने वाली है, इलेक्शन वो हारेंगे, और दूसरी उनके ऊपर जो है भ्रष्टाचार के आरोप है, वो जेल भी जा सकते हैं। उनके पास एक ही तरीका है, मैं नेशनल हीरो बन जाऊं किसी तरह, तो मेरी गर्दन बचेगी, संकट में डाल दूं बस। आज भारत में इतना बड़ा संकट उत्पन्न, ये भी बता दें आपको कि अगर ये चुनाव हार गए, जिसकी बहुत संभावनाएं हैं, तो इनके बाद जो आएगा ना वो इनसे कम कट्टर नहीं होगा, वो वैसे ही होगा, जो भी कट्टर ही रहेगा सर ईरान को लेकर। एक बयान आपको ट्रम्प का दिखाता हूं, वो क्या एक ऐड है कि क्या डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, फिर चाहे दुनिया की सुपर पावर भी क्यों ना हो। एक बड़ा बयान दिया ट्रम्प ने। ट्रम्प जब से ये एमओयू साइन किया तब से इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, क्यों करना पड़ा मुझे। पहले उन्होंने कहा अरे वहां से अब यूरेनियम भी क्या निकालेंगे, वो दब गया पहाड़ के नीचे। फिर उन्होंने कहा कि किसी ने पूछा भाई मिसाइल की तो आपने बात ही नहीं की ईरान से, बोले भाई आस पड़ोस में सबके पास है, उसके पास भी थोड़ी बहुत रहने दो। फिर न्यूक्लियर पे कहा कि इसमें तो बाइंडिंग कुछ है ही नहीं, बोले कोई बात नहीं, मगर मुझे कौन सा उसको कोर्ट में ले जाना है, दोबारा करेगा मैं बम मारूंगा। अब उन्होंने असल बात बोल दी। क्यों जल्दी में थे ट्रंप क्यों भागे ईरान से? ट्रंप कह रहे हैं आप क्या समझते हैं, क्या मैं लड़ता ही रह जाता? अरे 4 हफ्ते का केवल ऑयल रिजर्व बाकी था। अमेरिका कह रहा है कि केवल 4 हफ्ते का ऑयल रिजर्व बाकी था, कैसे लड़ते? If we keep bombing, those ships won't be going. And you're talking about $500, $600, $700 million a day. It's a lot of money. A lot of money. That's why the world is okay. It's liquid. It's fine. Also, we run out of reserves in about 4 weeks. You know, there are reserves all over the world, and we would really run out. And there'll be a time when you wouldn't be able to get it. And you want to see bedlam? जो कह रहे थे अनकंडीशनल सरेंडर से कम कुछ नहीं, आज उनको खर्चा भी दिखाई दे रहा है, उनको तेल भी कम पड़ रहा है। सारी बातें याद आ गई सर। ये देखिए, ये तो पहले से उनको जब लग रहा था कि किस तरह, आप पिछले 15 दिन को देखें खास तौर से, बल्कि 1 महीने से वो लगातार कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे इसको युद्ध को ख़त्म किया जाए, जंग को ख़त्म किया जाए। और वो अपनी बातों से पलटते रहे, बार बार किसी बात की शर्त लगाई, किसी बात की धमकी दी, लेकिन उनसे बदलते रहे और उससे निपटने के लिए वो करते रहे, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि अंदरूनी हालात में क्या उनकी ज़रूरत है। क्योंकि अभी तक वो हीरो हैं अमेरिका में,
ट्रंप अभी कल भी मेरी बात हो रही थी कि वहाँ पर बहुत सारे लोग उनको हीरो के तौर पे ही देखते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि यदि मान लो ये ऑयल क्राइसिस हो जाएगा, 4 हफ्ते का जो ऑयल है वो ख़त्म हो जाएगा, महंगाई और बढ़ जाएगी, तमाम चीज़ें, तो वो बदलने में देर नहीं लगेगी। वहाँ भी चुनाव हो रहा है नवंबर में, तो वो भी एक बड़ा संकट है, और उस संकट को देखते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे और निकल गए। मामले में जेडी वैंस सबसे बड़े मतलब प्रभावशाली बन के निकले, जो मामला उन्होंने किया है, और मुझे लग रहा है कि 2028 के राष्ट्रपति चुनाव में जेडी वैंस से सबसे बड़े दावेदार होंगे। अच्छी बात छेड़ दी सर, इसमें खेल हो रहा है। खबर यह है कि ट्रंप जो है वो अब अपने रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री से खुश नहीं है। मार्को रूबियो और पीट हेगसेथ से खुश नहीं है। लिखने वालों ने तो यहां भी लिखा कि उनकी कुर्सी भी जा सकती है। और एक ये रेस शुरू हो गई थी कि ट्रंप के बाद अगले राष्ट्रपति का इलेक्शन कौन लड़ेगा, तो जेडी वैंस उपराष्ट्रपति बनता तो उनका है, लेकिन बीच में आगे निकल गए थे मार्को रूबियो। अब एक बार फिर जेडी वैंस आगे निकल गए। तो ये जेडी वैंस और मार्को रूबियो की राइवलरी का भी इसमें बहुत कुछ रोल है। बात लेकिन उनकी तो कर लें, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना तो होता सुना था, अब अब्दुल्ला दुल्हाई बनने की कोशिश करने लगे। मैंने पहले भी एक बार आपको कहा था, तो ये पाकिस्तान है। ट्रंप ने कहा शुक्रवार को साइन करेंगे जी हम, फिर ट्रंप ने कहा मैं आ गया हूं, अब मेरी मौजूदगी में हो जाए तो ठीक है, तो 2 दिन पहले कर ली साइन, एमओयू साइन कर लिया। ईरान ने भी वहां बैठ के कर दिया, तो इनको लगा भाई मैं भी तो हूं। शहबाज शरीफ ने पोस्ट किया था 19 जून को जिनीवा में साइनिंग होगी, इन्होंने कहा मैं होस्ट होऊंगा, मैं मीडिएटर हूं, मैं होस्ट होऊंगा उस सेरेमनी का। उस सेरेमनी ही नहीं हुई, तो कल इन्होंने भी अपना पन्ना साइन करके दुनिया को दिखा दिया। थप्पा लिया अपने सांसदों से, सांसद मेज थपा रहे थे इनकी। हाँ, संसद में जाके बोला। अब इन्होंने वो पोस्ट डिलीट किया, आपको मालूम है, जिसमें इन्होंने कहा था 19 जून को साइनिंग होगी और पाकिस्तान मेजबान होगा, वो पोस्ट एक्स से डिलीट कर दिया पाकिस्तान के चीफ मिनिस्टर ने। और वो तस्वीर तो दिखाई जरा, फोल्डर खोल के उसमें अपना दस्तखत जो है वो दुनिया को दिखा रहे हैं। इसमें तो उन्होंने ये भी कहा था वो इस्लामाबाद एग्रीमेंट के तौर पर वो तो कहलाया गया सर, इस्लामाबाद एग्रीमेंट तो कहला रहे हैं वो। हाँ, लेकिन मतलब वो पूरी तरह से उसका मतलब था कि भाई पाकिस्तान ही इसको सब कुछ कर रहा है और उस पर ट्रिप भी कैंसिल हो गया। लेकिन पाकिस्तान को मिर्ची ट्रंप ने जो मोदी जी के लिए बोला उससे भी लग गई है। भाई ये क्या है, ये फरिश्ते जैसा दिखता है आदमी, मैं इनसे बड़ा प्यार करता हूँ, मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, इन पर हमला अगर किसी ने किया तो मैं आ जाऊँगा बचाने के लिए, तो हम पर हमला और कौन करेगा पाकिस्तान के अलावा। तो पाकिस्तान भी ये कह रहा है कि मतलब हमारी लड़ाई हो गई तो ट्रंप जो है इंडिया का साथ देंगे, मोदी का साथ देंगे। देखिए आप वहाँ क्या बातें हो रही हैं। अब देखिए, वैसे हमें तो ट्रंप पे भरोसा नहीं है कि ट्रंप ने जो कुछ कहा हो उसको हम लोग बहुत सीरियसली ले रहे हो, लेकिन अगर इससे पाकिस्तान की सरकार को मिर्ची लग रही है तो वी डोंट माइंड, तो हम प्रॉब्लम नहीं है। त्रिपाठी जी नहीं, देखिए सबसे पहले तो ये कि भारत को किसी की, ट्रंप, अमेरिका, दुनिया की किसी ताकत की कोई आवश्यकता नहीं रही। वो दिन चले गए जब हमें किसी न किसी महाशक्ति की जरूरत पड़ती थी। आज हम खुद इस स्थिति में हैं कि हमारी तरफ अगर कोई आंख उठाकर देखेगा तो उसकी आंख सलामत नहीं रहेगी। ट्रंप ने जो कहा वो शायद उनकी वो कोशिश थी जिसको हम लोगों ने कल बहुत विस्तार से बात की थी कि एक रिश्तों में जो बर्फ है उसको पिघलाने की कोशिश कर रहे थे, वो एक निगोशिएटिंग टेबल पर लाने की कोशिश कर रहे थे। बाकी भारत पूरी तरह सक्षम है और सक्षम होने से पाकिस्तान को ज्यादा मुश्किल प्रॉब्लम है। बात कुछ राज्यों की खबरों की बता दें आपको। पहले बंगाल की हालत एक बार फिर देख लीजिए इस वक्त क्या चल रही है। सरकार तो बढ़िया से चल रही है वहां पर, लेकिन टीएमसी के बुरे दिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बंगाल में 20 सांसदों की बगावत हुई, टीएमसी में टूट हुई, ममता कैंप पूरी तरीके से, क्या कहूं मैं, अब शब्द नहीं है, मतलब बिखर गया। और आज ममता बनर्जी की शिकायत पर लोकसभा अध्यक्ष सुनवाई करने वाले हैं कि सांसद टूट करके कैसे चले गए, उन्होंने एक अलग पार्टी में ज्वाइन कर लिया। लोकसभा स्पीकर ने अभिषेक बनर्जी को वक्त दिया है आज का। पहले भी एक दिन वक्त बुलाया था, लेकिन उस दिन की ईडी की पूछताछ चल रही थी, वो जा नहीं पाए थे, फिर ये दोबारा वक्त दिया है उन्होंने। आज शाम 5 बजे दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अभिषेक बनर्जी जाकर के मिलेंगे। तो वो दिल्ली आएंगे, आ गए होंगे अब तक, तो दिल्ली आएंगे तो खबर बनेगी, कुछ खबर निकलेगी भी, वो कुछ बोलेंगे भी, अंदर भी बोलेंगे, बाहर भी बोलेंगे। तो देखते हैं वो क्या कहते हैं। अभिषेक बनर्जी ने 10 जून को दरअसल जो है स्पीकर से मिलने का समय मांगा था, और इसके बाद बुधवार की शाम अभिषेक बनर्जी को स्पीकर ऑफिस से ईमेल भेजा गया और अब शाम को मुलाकात का वक्त तय हुआ। एक तो ये खबर थी। दूसरी खबर आपको बताता हूं, ये इसी से जुड़ी हुई खबर आ गई है। अब ममता बनर्जी की पार्टी में झगड़ा सांसद, विधायक, एमएलसी, कॉर्पोरेटर, इसका नहीं रह गया। इससे बात पहले आगे बढ़ गई थी। कल हमने आपको बताया दफ्तर छिन गया, कि दफ्तर खाली कराने का नोटिस जो है वो दे दिया गया है। अब एक लड़ाई शुरू हो गई है पार्टी के बैंक अकाउंट को लेकर, पैसे पर आ गई है बात, मतलब प्रॉपर्टी के बाद पैसा, 256 करोड़ 256 करोड़ 256 करोड़ की बात है। पार्टी के सीनियर लीडर हैं अरूप विश्वास,
इन्होंने बैंक को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख करके कहा कि हमारा खाता फ्रीज कर दिया जाए, टीएमसी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाए। वजह उन्होंने ये बताई कि इतने लोग हमारी पार्टी छोड़ करके गए हैं तो इनके पास हो सकता है कोई चेक वगैरह हो तो ये कहीं अनधिकृत रूप से पैसा ना निकाल लें। इन्होंने 12 जून को चिट्ठी लिखी और इन्होंने माना कि हमारे यहां बहुत गुट बन गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अरूप विश्वास ने यह चिट्ठी लिखी एज ट्रेजरर, कोषाध्यक्ष के तौर पर, लेकिन वो कोषाध्यक्ष है नहीं। वो कोषाध्यक्ष से उनको कुछ दिन पहले हटाया जा चुका था। जिस दिन चिट्ठी लिखी गई है उससे पहले पार्टी उनको कोषाध्यक्ष के पद से हटा चुकी थी। तो फिर वो चिट्ठी किस बात की लिख रहे थे, किस हैसियत से लिख रहे थे, और इनके साथ हुआ क्या वो भी देखिए। अरूप विश्वास बहुत सीनियर आदमी है, अलीपुर कोर्ट पहुंचे। वो मेसी की फुटबॉल प्रतिमा लगी थी, वो टूट गई, हवा से गिर गई, उसमें जांच हो रही थी। इनको कैसे लोगों का गुस्सा सामना करना पड़ा। कोर्ट परिसर के बाहर लोगों ने अंडे लेकर फिर एक बार जो है इनका स्वागत किया। वही इनके साथ आजकल बंगाल में लोग ऐसे हाथ में अंडा लिए पीछे छुपाए चलते हैं कि जहां कोई टीएमसी वाला देखे, मैंने देखा सर ऐसे, वो ऐसे ही लोग चलते हैं वहां पे, बस झट से निकालते हैं और मार देते हैं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई कि पैसा किसका, समीर जी। नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। दूसरा ये हुआ है कि जब बगावत हुई है 4 मई को चुनाव परिणाम के आने के बाद, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि लगभग 65 करोड़ रुपए बैंक से निकल गए हैं। 65 करोड़ रुपीस बैंक से विड्रॉ कर लिए 4 मई के बाद, 4 मई के बाद से विड्रॉ जो बगावत होने के बीच में, तो ये 65 करोड़ रुपए से कहा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी ने पैसा निकलवाया है बैंक से। अब क्यों निकलवाया, किस खर्चे के निकलवाया, कहाँ गया, इसकी जांच होगी। लेकिन बड़ा मामला हो गया। 265 करोड़ रुपए टीएमसी को चंदा मिला था, 265 करोड़, पहले के 10 करोड़, 285 करोड़ बैंक खाते में। चुनाव में खर्च भी हुआ होगा, तो चुनाव के बाद क्यों निकलवाया? चुनाव के समय, चुनाव के पहले खर्चा होता है ना, परिणाम आने के बाद कैसे खर्चा होगा? बचाया जा रहा है पैसे को, मतलब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो 65 करोड़ रुपए अभिषेक बनर्जी ने निकाला, इसका मतलब वो अभिषेक बनर्जी ने वो पैसा अपने पास ले लिया है। अब उसकी जांच हो रही है कि 65 करोड़ रुपया जो निकला है वो गया कहाँ है। और पैसा तो केवल ट्रेजरर निकाल सकता है ना, कोई और दो सिग्नेटरी मिनिमम, कोई भी जो ज्वाइंट अकाउंट होता है बैंक को उसमें कई लोग ऑथराइज्ड, प्रेसिडेंट ट्रेजरर तो निकाल ही सकते हैं, सेक्रेटरी तो होंगे ही उसमें ऑथराइज्ड। उसके अलावा भी ऑथराइजेशन लेटर हो गया तो कोई भी नहीं। क्या होता है, इमरजेंसी खर्चे के लिए लोग चेक साइन करा के रख लेते हैं पहले से, ऐसा नहीं होता कि उन्होंने वही बात बोली है कि वो चेक पता नहीं किसके पास हों, तो वो भी होंगे, उसकी एंट्री उनके पास होती है कि चेक नंबर किसके पास है, किसको दिया। 2-3 लोग ही होते हैं जिनके पास चेक होते हैं, सबके पास नहीं होते। कोई चेक ब्लैंक होते, सिर्फ साइन किए हुए रहते हैं, बाकी चेक ब्लैंक होता है, किसको देना नहीं देना। क्या है इसके पीछे, क्या मतलब वो अपना रुपया बचाना चाहती है टीएमसी की, कोई और ना ले ले अपना पास नहीं, उनको डर लग रहा है ना कि कहीं हमारा फंड न चला जाए, हमारा बैंक अकाउंट न चला जाए, तो वो उनको डर लग रहा हो क्योंकि पार्टी जिस तरह से टूटी है, कौन सा सिग्नेटरी, कौन सा ऑथराइजेशन लेटर हासिल किया हुआ व्यक्ति ये काम कर दे, तो एक तरह से उनको भीतर घात से थोड़ा सा डर लग रहा होगा, तो उसको बचाने की कोशिश। सर, एक नाथ जैसा करना चाहिए, एक नाथ ने कैश नहीं लिया, सिंबल और पार्टी चली जाए तो फिर वो अकाउंट भी तो सारा जाएगा ना। नहीं, वो उससे बेहतर है कि अभी उसको जितना जो एलओपी है और दूसरे गुट के नेता ऋतव्रत बैनर्जी, उन्होंने यही कहा है, उन्होंने तो स्वागत किया है इसका। उन्होंने कहा हम भी चाहते हैं वो बैंक अकाउंट फ्रीज होना चाहिए, इसका फैसला तो बाद में होगा ना कि इसको चलाएगा कौन। एक बार अगर लिटिगेशन में चला गया, एक बार लिटिगेशन में गया तो फिर तो खाता फ्रीज हो जाएगा, तो फंसा रहेगा। एकनाथ शिंदे का डिसीजन देखिए, एकनाथ शिंदे ने शिवसेना ली तो पैसा नहीं लिया, पैसा और बिल्डिंग बोले उद्धव के पास रहने दो, 1 रुपया नहीं लिया उसने। एकनाथ शिंदे ने बैंक अकाउंट का पूरा पैसा कहा है कि उद्धव ठाकरे के पास रहेगा, और दादर की बिल्डिंग यहां तो ये सब निचोड़ लेना चाहिए। थोड़ा सा इसमें समीर जी, एकनाथ शिंदे को तो मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल रही थी, यहाँ किसी को क्या मिल रहा है, आप ये भी तो समझिए ना। फंड फिर बन जाएगा, वो फंड बन जाएगा। अगर आपका सरकार है तो फंड बनने में कितना समय लगता है? ठीक है, ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ सर, देखिए, आप एक इस पर्सपेक्टिव पर से सोचिए, कल जाकर के उनका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, लिटिगेशन में जाएगा तो फ्रीज होगा ही होगा, और ये लिटिगेशन में फ्रीज हुआ हुआ अकाउंट जो है वो 2 साल चले, 3 साल चले, पता नहीं। कांग्रेस का भी तो फ्रीज हुआ था एक बार, इनकम टैक्स के लिए हुआ, वो इनकम टैक्स है, वो तो मैं वैसे कह रहा हूं एक बार हुआ था। तो देखिए, पैसा जब नहीं होगा तो टीएमसी की एक्टिविटीज तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। तो ममता बनर्जी के ऊपर ये दोहरी नहीं, ये तिहरी मार है। पहली मार तो कि उनको 4 मई को लगा, दूसरी पिटाई उनकी जो है वो कह सकते हैं कि विधायक जब उनके टूट करके चले आए, सांसद टूट करके चले आए। अब ये तीसरी है, पार्टी का सिंबल जाए, पार्टी चली जाए, उससे पहले एक और इनको बहुत बड़ा झटका ये लग रहा है कि अब आपके बैंक अकाउंट यदि फ्रीज हो जाते हैं तो आप ट्रांजैक्शन करेंगे कैसे? नहीं, मांग तो इन्होंने खुद की है
नहीं, इन्होंने ही कुए हैं। वो तो इसलिए किए ना कि दूसरा ना निकाले, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो पैसा जब- निकाल रहे हैं वो इसलिए निकाल रहे एक हैं बार कि मुझे जितना बताइए। पैसा उससे पहले निकल जाए। मैं फीस की बात ही नहीं, जब तक मान लो पार्टी का झगड़ा होगा तो फीस के, और मान लो पार्टी उनके पास चली गई दूसरे गुट के पैसा पास, चला गया। तो वो सारा पैसा चला जाएगा ना। तो इसलिए जितना पैसा निकल सकता है वो अभी निकाल तो लीजिए। ये कर रहे हैं ना, लेकिन काउंटर भी तो हो सकता है। हाँ, काउंटर भी तो जाएगा कि भाई ये अकाउंट फ्रीज कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ डिवीजन हो चुका है पार्टी के सिंबल हो और गई है। कॉन्स्टिट्यूशन और किसके पास कौन पार्टी का उत्तराधिकारी होगा, अभी ये तय करना बाकी सही बात है, वो है। इसलिए तो एक ढंग से ये लड़ाई अब पार्टी के बाद एसेट्स की है ना, एसेट्स की है। ठीक, चले एसेट्स की है। अभी आपको यूपी वाली खबर देता हूं, सपा टूटेगी कि नहीं टूटेगी। 4-5 दिन से ये हंगामा शुरू है, अब हर जगह आप ये खबर देख रहे होंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है, मैं सीधे कहूं सर, तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी प्लस सहयोगी एनडीए वाले अब ये मजे लेने लगे हैं समाजवादी पार्टी के। रोज एक आदमी खड़ा होकर कहता है, अरे भाई वो 20 लोग हमसे फोन पे बात करते हैं, वो हमसे कहते हैं हमको दिल्ली ले चलो। अरे 25 लोग वो तो हम जब चाहे ले आ जाएंगे। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, रोज एक आदमी खड़ा होकर बोल देता है बात। वो इन्होंने केशव मौर्य ने बोली, ओम प्रकाश राजभर ने कई बार बोली, अब संजय निषाद भी आ गए। संजय निषाद जी कह रहे हैं 2 दर्जन से ज्यादा लोग हैं और हमको मिलते रहते हैं, कहते हैं यार दिल्ली में सेटिंग करा दो कुछ, तुमको जानते हैं वहां पे लोग। और फिर कहा कि अच्छा, रिपोर्टर ने पूछा क्यों आएंगे ये लोग, तो उन्होंने कहा इनको अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कराना है। कौन काम करेगा वहां पे, इनके पास क्या है? सरकार के साथ रहेंगे तभी तो कुछ काम होगा ना वहां पे, इसीलिए सब लोग आना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि सांसद रहेंगे तभी तो, वही सरकार के साथ रहेंगे तभी तो सम्मान कुछ दिला पाएंगे समाज का, उनको सुरक्षा दिला पाएंगे, समानता, समृद्धि, स्वावलंबन दिला पाएंगे। संविधान कौन लागू कराएगा? सरकार। और सरकार के साथ रहेंगे तभी हो पाएगा। अब सरकार आए थे सरकार बनाने, लोग सरकार बन नहीं पाई, तो अब बाहर रहेंगे तो जनता उनसे कहती है ना कि साहब कोई हमें आपने वादा किया था। तो सारे ज़्यादातर सांसद विधायक उनके पता हमारे पास भी संपर्क में है कि साहब हमको किसी तरीके दिल्ली ले चलो, अब दिल्ली बात कराइए। जो भी लोग हैं एक विशेष विचारधारा को छोड़कर, जो हिंदुत्व विचारधारा वाले हैं, वो सब लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम आए और हम अपने समाज के कुछ, तो वो तो मिलते हैं। अरे हमको लगता है 2 दर्जन से कम थोड़ी होंगे आज के दिन। 2 दर्जन लोग हैं, 2 दर्जन लोग हैं, कहते हैं हमको दिल्ली ले चलो यार अपने साथ तुमसे। पार्टी जी क्या शुद्ध मजे लिए जा रहे हैं ये? नहीं, ये जिसको कहते हैं ना कि मनोवैज्ञानिक लड़ाई का समय है। और ये दोनों नेता तो वैसे भी इनको साफ है कि इनका कोई स्टेक तो है नहीं। अच्छा, दोनों की छवि ऐसी है, दोनों किसी भी तरफ जा भी सकते हैं। अभी उनको साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी हो गई। दूसरे राज्यों में जिस तरह से पार्टियां टूटी हैं तो उनको साफ दिख रहा है। और ऐसे में जब कोई प्रेसिडेंट सेट है, साफ साफ दिख रहा है, तो चलो हम भी बोलते हैं। तो मना करने को कोई कुछ भी कहे, लेकिन जब तक पार्टी टूटती नहीं तब तक तो मना ही होता है। तो इस आधार पर वो सारी एक रणनीति कर रहे हैं। और दूसरा, समाजवादी पार्टी के भीतर बहुत से लोग ये तो सोच रहे होंगे जो 27 में सोचने लगेंगे। 29 तक उनका तो है ना। अगर 27 का चुनाव अखिलेश यादव के पक्ष में नहीं आया, और अभी आज यूं ही एक, हालांकि उसका कोई संदर्भ नहीं है, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि भाई ये आपको क्या लगता है, राम मंदिर में जो कुछ हो रहा है उस पर न्याय तो मिलना चाहिए। कहे मेरी ये थी, उनकी थ्योरी थी ये। उन्होंने कहा कि भाई ये भी तो हो सकता है ना कि उनको लग रहा है कि अब और कोई रास्ता तो बचा नहीं है, तो इसी को डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से उठाइए। क्योंकि अगर 27 में समाजवादी पार्टी हार गई तो फिर उसके लिए भी तो सर्वाइवल का बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, उसके भी सांसद विधायक तो भागना शुरू हो जाएंगे। आगे आपको मैंने कहा था एक बयान एक मैं सुनाऊंगा। अच्छा हाँ, सॉरी, मैं मेहमानों से कह रहा था सुनाऊंगा एक बयान, एक मौलाना साहब का। मौलाना सज्जाद नुमानी बहुत सीनियर आदमी हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी जुड़े हुए हैं। और ये वो हैं जिन्होंने, जब तालिबान जीता था अफगानिस्तान में, अमेरिका भागा था, तो इन्होंने कहा था फ्रीडम फाइटर जीत गए। ये इससे पहले भी ऐसे स्टेटमेंट्स दे चुके हैं कि अब मुस्लिम समाज को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो जो इनके हिसाब से मार्जिनलाइज्ड हिंदू हैं, जो हाशिए पर हैं जो समाज, उनको तोड़ो, उनसे मिलो, उनके साथ एक पॉलिटिकल पैक्ट बनाओ, तब तुम भाजपा को हरा पाओगे। अब आज जो ये कह रहे हैं इसमें भाजपा कांग्रेस कुछ वो पॉलिटिकल बात ही नहीं है। इन्होंने एक शुद्ध स्टैटिस्टिक की बात की है और वो आप सुनिए जरा। और मेरे मन में जब वो पहली बार सुना तो मेरे मन में सवाल ये नहीं आया कि ये ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। ऑब्वियसली वो ठीक नहीं कह रहे, गलत कह रहे हैं। सवाल ये आया ये कह क्यों ना है ये आदमी, एक मजमे में कह रहा है। और मैं ये भी क्लैरिफाई कर दूं कि ये बयान नया नहीं है, ये बयान पुराना है, नजर में अभी आया।
ये कहते हैं हिंदू भारत में अल्पसंख्यक है, वो मेजॉरिटी नहीं है। और फिर ये बताते हैं सिख हिंदू नहीं है, जैन बौद्ध हिंदू नहीं है, जाट हिंदू नहीं है, दलित हिंदू नहीं है। वो कहते हैं मैं देश में बहुत घूमता हूं, मैं इन लोगों से मिलता हूं, वो अपने आप को हिंदू मानते नहीं, आदिवासी हिंदू नहीं है। तो ये एक फैलेसी है, एक गलत प्रचार है कि भारत में हिंदू बहुमत में रहता है। वो कह रहे हैं ये भ्रांति आप लोगों के बीच में जाके दूर करनी पड़ेगी। सुनिए। मैं पिछले 25-30 साल से मुल्क के कोने कोने में जा रहा हूं और मुल्क की हकीकी डेमोग्राफी, मुल्क की हकीकी आबादी, उनके अकीदे, उनकी सोच, उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी, उनकी ट्राइबल आइडेंटिटी, उनकी कास्ट आइडेंटिटी, उनकी आस्थाएं, उस पर मैं बहुत रिसर्च कर चुका हूँ। मैं हजर अस्वद और खाने काबा के गिलाफ पर हाथ रखकर कहता हूँ कि भारत में हिंदू अकलियत में है। किसी कीमत पर हिंदुओं को अक्सरियत में नहीं माना जा सकता। मैं फिर दोहराता हूँ, सिख हिंदू नहीं है, क्रिश्चियंस हिंदू नहीं है, बुद्धिस्ट हिंदू नहीं है, शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू नहीं हैं, ट्राइबल लोग, आदिवासी लोग जो इस मुल्क के असली बाशिंदे हैं सबसे कदीम, वो भी हिंदू नहीं हैं। तमिलनाडु के लोग हिंदू नहीं हैं, लिंगायत हिंदू नहीं हैं। सर आप ही बोलिए, अब मेरा बोलना ठीक नहीं। क्या बोले इस पर, क्या बोला जा सकता है बताइए ने। ये तो कैंपेन चलाया जा रहा है और आज़ादी से पहले से चलाया जा रहा है, कोई ऐसा नहीं है। कांग्रेस की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज भी ये बात कहने की हिम्मत रख रहे हैं लोग। अरे भाई, धर्म के देश पे, धर्म के आधार पे देश बढ़ गया, आबादी के आधार पे। अब आपको, और आज इतने ही वो व्यक्ति इतना फ्री महसूस कर रहे हैं अपने आप को, देखिए कि आज भी हिंदू मेजॉरिटी नहीं है। देखिए मैं इसीलिए तो कहता हूँ सबसे पहला काम होना चाहिए कि मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा इस देश से खत्म होना चाहिए। फिर दूसरा मैं कहता हूँ मुसलमानों को भारत की सांस्कृतिक धारा में बराबरी का अधिकार बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों को एक देश इस्लाम के नाम पर मिल चुका है पहले से ही। फिर इस बात पर नाराज़गी हो जाएगी। मैं कहता हूँ मुसलमानों को इस बात को सोचना चाहिए कि जब विभाजन हुआ था तो किसके आधार पर हुआ था। यूपीए की जब सरकार थी तो आपको फिर आश्चर्य लगेगा कि नॉर्थ ईस्ट के जितने क्रिश्चियन मिशनरीज थे उन्होंने यूएन में एक ले जाकर के रेजोल्यूशन दिया कि हम लोग मूल निवासी हैं भारत के, ये लोग मूल निवासी नहीं है। तब भारत का स्टेटमेंट गया, प्रणब मुखर्जी उस समय थे, शायद विदेश मंत्री थे, विदेश मंत्री की तरफ से गया कि भारत का हर व्यक्ति जो यहां पर रह रहा है वो मूल निवासी है। तो आर्यन द्रविडियन का जो डिवाइड था यही तो था कि मूल निवासी जो है वो द्रविडियन है, ये आर्यन, ये सब जो बाहर, ये हिंदू जो हैं वो सब बाहर से आए हुए हैं। ये नैरेटिव तो इस देश में चलाया गया है और नेहरूवियन सेकुलरिज्म का ये हिस्सा है। सबको सिलेबस में पढ़ाया गया है, आपको भी पढ़ाया गया है। आपको याद नहीं है, आपको स्कूल में यही तो पढ़ाया गया था कि ये जो हिंदू है वो भी बाहर से आया है। और मजेदार बात है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वी हैव एज मच राइट टू स्टे इन इंडिया एज एनीबडी एल्स, क्योंकि जैसे पहले मुगल्स आए थे, उससे पहले आर्यंस आए थे, आर्यन ने कब्जा किया, वो भी बाहर से आए थे। मुगल बाहर से आए, उन्होंने कब्जा किया, हम भी बाहर से आए हैं, हमने भी कब्जा किया, तो छोड़ करके जाएं क्यों? स्वतंत्रता क्यों मिलनी चाहिए? तो ये तर्क तो इस देश को पढ़ाया गया है, किताबों में पढ़ाया गया है। और नेहरूवियन सेकुलरिज्म के फिर विजय जी कहने लगेंगे कि हर बात में कब तक नेहरू को आप जिक्र करेंगे, और उनकी बात आने तो देते आप। लेकिन मैं ये भी देखिए कि वहां जितने लोग सामने थे, एक आदमी खड़ा होकर ये नहीं कह पाया या क्या बकवास कर रहे हो। तो वो तो मेडिकल माइंड कर रहे हो तुम। अरे रे ये मत बोलिए, ये जमात भेड़ की जमात है, ये मेडिवल माइंडसेट में जीता है। ठीक है सर, ठीक है सर, ये आप कुछ बोले तो समझा। नहीं, मैं एक तो ये कह रहा हूँ कि देखिए उनकी बात पर किसी को यकीन नहीं हो रहा। देखिए कैसे भौचक जैसे देख रहे हैं, मतलब वो कह नहीं रहे हैं कि मूर्ख आदमी हो, लेकिन उनका भाव वही है नंबर एक। दूसरा, ये तो मतलब मुझे लगता है क्यों नहीं हो रहा है कि इनको अल्पसंख्यक का दर्जा निकाला जाए। और जो सबसे बड़ी बात है कि अगर इस तरह की बात कोई कर रहा है तो इसको हेट स्पीच क्यों नहीं माना जाए। बिल्कुल, ये सीधे सीधे हेट स्पीच है। भारत की जो कल्चरल
जिसको आइडेंटिटी हम जहर कहते घोलना हैं, उसमें। उस पर ये हमला है सीधे सीधे, और इस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये हेट स्पीच है। आप जब कहते हैं ना कि ये हिंदू नहीं, हिंदू नहीं, हिंदू अल्पसंख्यक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? और वो ये कह रहे हैं कि ये हिंदू नहीं होते हैं, हिंदू बोलते नहीं, और देश के किसी भी हिस्से में जो अलग अलग लोग हैं उन सबको ये चिन्हित करने का काम कर रहे हैं। तमिलनाडु के लोग, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि आप सीधे सीधे विजय जी, ये मेरे हिसाब से कोई बहुत नया आइडिया, नया भाषण नहीं है। ये बहुत सारे लोग इस चीज़ को लगातार करते रहे। क्रिश्चियन मिशनरीज में भी यही बात होती है। आप सोचे संघ का जो काम हो रहा था आदिवासियों को लेकर, एक बड़ी आबादी आदिवासी है हिंदुस्तान की, बिल्कुल, तो आदिवासियों को हिंदू नहीं मानने, हिंदू मानने के डिबेट 50-60 साल से चली रही है लगातार, और बहुत सारे लोग उनको इस बात के लिए कन्विंस करने में लगे रहते हैं कि वो हिंदू नहीं है। क्रिश्चियन मिशनरीज का भी मतलब, मैं कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन मतलब इस पर बहुत बड़ा काम हो रहा है। फिर दूसरा, उन्होंने तमिलनाडु का नाम लिया। तमिलनाडु का मतलब क्या है? द्रविड़ संस्कृति की बात, जो प्रोफेसर साहब कर रहे हैं कि आर्यन एंड द्रविड़, उस तरह से भी बांटने की बात हुई कि आर्य जो है वो आक्रमणकारी रहे। बहुत जमाने तक तो ये चलता ही था ना कि आर्य बाहर से आए हैं, बेसिकली नॉर्थ इंडियंस बाहर से आए हुए आके बसे हैं, हाँ, साउथ तो इंडियंस वो जो है है। वो मूल निवासी हैं। अच्छा, फैक्ट्स के हिसाब से देखो तो यदि हिंदू आबादी को मेजोरिटी के हिसाब से भी देखो तो जिन बौद्ध का, सिख का जिक्र करे वो तो अलग है उसमें, उसके बाद भी वो है। लेकिन ये मैं इस बात से सहमत हूँ, ये हेट स्पीच की, इस पर इतनी, मुझे लगता ही नहीं कि इस पर इतनी बहस करनी चाहिए थी आपको। नहीं सर, जो भी सुनेगा, पहली बार मैंने जब सुना तो मेरे लिए शॉकिंग था। शॉकिंग ये नहीं कि वो बोल क्या रहा, ये क्यों बोल रहा है ये आदमी, और ये आदमी बोल पा रहा है ये, समीर जी, मतलब ये इतनी फ्रीडम है कि वो कुछ भी कहेगा। सज्जाद नोमानी जो बोल रहे हैं वो समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, और ये बता रहा है कि वो समाज को किस तरीके से तोड़ने के लिए एक सुनियोजित साजिश रच रहे हैं वो, और किस तरीके से वो धीमा जहर अपने लोगों में डाल रहे हैं कि आप लोग जाइए, जगह जगह जाइए, लोगों के दिमाग में बैठाइए कि भाई हिंदू समाज अल्पसंख्यक हो गया है, आदिवासी हिंदू नहीं है, जाट को वो कह रहे हैं, दक्षिण का वो जिक्र कर रहे हैं, वो दलितों का जिक्र कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया और जो उनकी मंशा उन्होंने बताई है, ये समाज में जहर घोल रहे हैं, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए, इनके ऊपर समाज में जहर घोलने, बंटवारे के लिए इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये फिर क्लियर कर दूं, ये बयान आज का नहीं है, पुराना है, लेकिन इसी साल का है, 2026 का स्टेटमेंट। आप जरा देखिए, रामकृष्ण मिशन जो है उसके लोग गए थे या नहीं गए थे अल्पसंख्यक दर्जा के लिए? वो अपने आप को हिंदू ऑर्डर से अलग मान करके गए थे। रामकृष्ण मिशन भी गया था ना, लिंगायत लोग भी कर्नाटक में गए थे, और कांग्रेस ने इसका सपोर्ट किया था। कांग्रेस ने जैन को कर ही दिया, जबकि जैन के लोग मना ही कर रहे थे कि हम तो नहीं है उसमें। तो कांग्रेस तो कहती है, ये आपको आदिवासी क्यों नहीं कहते? बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, हम तो आदिवासी क्यों कहते हैं? वो तो ये कह रहे हैं आप सनातन से भी पुरातन हो, वो ये कहना चाहते हैं उनसे कि आप तो बहुत पुराने हो भाई, हिंदू धर्म तो बाद में आया। ये कह के आदिवासियों को ऐसे बुरे हाल में इन सरकारों ने रखा, आदिवासी कह के आप उनको मुख्यधारा में आने नहीं देना चाहते, उनको कोई सुविधा नहीं देना चाहते, उनको देश से काट कर, सुविधाओं से काट कर उसी बदहाली में रहने देना चाहिए। आज समय इतना ही था सर, मुझे लगा एक खबर जरूरी से बात होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, प्रोफेसर साहब, समीर जी, बहुत धन्यवाद आपका।